नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ मेरी दो सहयोगी सृष्टि शर्मा है और अशेषा आपके साथ है। और आज बड़ा ही ऑस्पिशियस डे है, बड़ा ही शुभ दिन है। आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और मकर संक्रांति का पावन पर्व है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की, अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो खिचड़ी की, गुजरात में हैं तो उत्तरायण की, और अगर आप दक्षिण भारत में हैं तो तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। तो ये पर्व एक ही है, नाम अलग अलग है, और इन सभी त्योहारों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। उम्मीद आज ये करेंगे कि बाजार भी अपनी दशा और दिशा को थोड़ी सी चेंज करे, और गिफ्ट निफ्टी ये संकेत दे भी रहा है। कल की पिटाई के बाद आज रिकवरी वाला सेशन बाजार में हो सकता है। अब कितने टिकेंगे नहीं टिकेंगे ये एक सवाल जरूर होगा, इसके जवाब अपने एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे, और एक से बढ़कर एक ट्रेड होंगे और जो भी खबरें होंगी उनका हम बारीकी से विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन देख लेते हैं पहले वो 4 ट्रिगर जिन पर आज बाजार की नजर रहने वाली है, और इन पर आपकी भी खास नजर निश्चित तौर पर होनी चाहिए। तो डाउ जोन्स में और नेस्डेक में कल हमने जो गिरावट देखी थी, आशंका ये थी कि क्या मजबूत जॉब रिपोर्ट के बाद बाजार में गिरावट और बढ़ेगी, लेकिन कल थोड़ी राहत देने वाला सत्र रहा है और डाउ जोन्स में 358 अंकों के आसपास की हमने तेजी देखी है। नेस्डेक की बात करें, लगातार चौथे सत्र में गिरा जरूर है लेकिन लोअर लेवल से रिकवर किया है, ये अच्छे संकेत हैं। अगर हम अमेरिकी बाजारों की अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी आज संकेत दे रहा है 100 अंक ऊपर खुलने के, और उम्मीद करके चलेंगे कि आज ये तेजी टिके। कुछ अच्छी चीजें आई हैं बाजार के लिए। देखिए एफआईज की बिकवाली चल रही है, लेकिन डीआईआईज की मजबूत खरीदारी है, ये नहीं भूलना चाहिए। कुछ टैक्स कलेक्शन के अच्छे डेटा आए हैं, महंगाई थोड़ी सी गिर के आई है जो कि अच्छी चीज है। ब्रेंट क्रूड कल के उबाल के बाद थोड़ी सी राहत उस फ्रंट पर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हल्की सी नरमी जरूर आई है। $80.7 के आसपास के भाव हैं, और एफआईज की हालांकि लगातार कैश में 7वें दिन बिकवाली हुई है। कल 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई है, लेकिन एचएल टेक, एंजल वन, ये नतीजे कल फोकस में थे। बाजार बंद होने के बाद ये आए और अनुमान के मुताबिक ये नतीजे आए हैं। आनंद राठी के नतीजे अच्छे आए हैं। तो रिजल्ट सीजन अब तक जो आया है, आईटी कंपनीज के नतीजे ठीक ठाक आए हैं, और वहां से कोई ऐसे डैमेजिंग संकेत अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं। डीमार्ट ने थोड़ा सा निराश जरूर किया था। दिसंबर सीपीआई 5.5% से घटकर 5.25% के नीचे आई है, 4 महीने के निचले स्तर पर है। तो यहां से भी बाजार के लिए एक शुभ संकेत, एक अच्छा संकेत हम जरूर मान के चल सकते हैं। लेकिन बाजार का विश्लेषण करने से पहले जरा ग्लोबल बाजारों का मूड समझ लेते हैं और कमोडिटीज में क्या क्या हुआ है ये जानते हैं। आशीषा ने स्टडी की है आपके लिए। आशीषा, बताइए किस तरह के संकेत आज हैं ग्लोबल बाजारों से? बिल्कुल मिले जुले ही संकेत ग्लोबल बाजारों से निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत याद रखें, कल 23,100 के नीचे निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया, भारी 1.5% की गिरावट दिखी, लेकिन आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत 110 अंकों की तेजी के साथ 23,270 के पास गिफ्ट निफ्टी। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर मिले जुले संकेत ही है। निके जापानीज मार्केट याद रखें कल बंद थे, इसीलिए आज वहां पर भारी गिरावट दिखी है। करीब 800 अंक गिरकर 2% की गिरावट के साथ निके इंडेक्स अभी कारोबार कर रहा है। वही कॉस्पी की बात करें तो वहां पर भी थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। चीन और हांगकांग के बाजारों से भी संकेत ठीक ठाक ही आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी कल मिला जुला कारोबार दिखा। डाउ जोन्स करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। S&P 500 में भी 0.2% की तेजी दिखी, लेकिन नैस्डैक जो आईटी कंपनियों का इंडेक्स है वहां पर चौथे दिन लगातार कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों में गिरावट दिखी। नैस्डैक करीब 0.5% की गिरावट के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। याद रखें यूएस फ्यूचर्स में आज सुबह थोड़ी सी तेजी निकल कर आई है। S&P 500 फ्यूचर्स की बात करें या नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 0.5% की तेजी आज सुबह दिखी है। तो कल बाजार मिले जुले बंद हुए, लेकिन अमेरिकी बाजारों से आज सुबह संकेत ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। याद रखिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर एजेंसीज के हवालों से मिली है, जहां पर जो ट्रेड वॉर की चर्चा की जा रही है वहां पर रिपोर्ट निकल कर आई है कि ग्रेजुअली टैरिफ्स इंक्रीज किए जाएंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। एक साथ कोई बड़ा इंक्रीज नहीं दिखेगा टैरिफ में, लेकिन ग्रेजुअल इंक्रीज टैरिफ्स में दिखाई दे सकता
सकता है और इसी खबर के चलते अमेरिकी फ्यूचर्स आज सुबह हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं इन्फ्लेशन के डेटा भी इस हफ्ते आता हुआ नजर आएगा, सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा, और भारतीय बाजारों में भी नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है और कई सारी अमेरिकन कंपनीज भी इस हफ्ते नतीजे पेश करेगी। जेपी मॉर्गन की बात करें या सिटी बैंक, गोल्डमैन सैक्स, सभी कंपनियों के नतीजे आज से आना शुरू हो जाएंगे, तो उस पर भी अमेरिकी बाजारों की चाल अब निर्भर रहेगी। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी थी। डैक्स, कैक और फुट्सी में करीब 0.3 से 0.5% की गिरावट कल के सत्र में दिखी, तो यूरोपियन बाजार लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन दिखा है। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करेंगे। $81 पर बैरल के पार निकलता हुआ कल नजर आया। ग्लोबल कंसर्न्स को लेकर और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के चलते जो यूएस ने सैंक्शंस इंपोज किए हैं रशियन ऑयल रिफाइनर्स पर, उसके चलते कच्चे तेल में तेजी दिखी। आज थोड़ी सी कमजोरी वहां पर $80.8 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ। वही सोने की बात करें तो $2,690 पर आउंस के आसपास स्पॉट गोल्ड, वही चांदी भी करीब $30 पर आउंस के आसपास। तो कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है और आज भी वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। FIIs और DIIs के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। FIIs ने करीब 5,000 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में की और 7वें दिन लगातार कल के सत्र में बिकवाली दिखी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैश मार्केट में। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 8,000 करोड़ की खरीदारी की, तो अच्छा खासा याद रखें 5 दिनों का ट्रेंड आपके स्क्रीन पर। परसों 4,000 करोड़ की खरीदारी की थी और उसके बाद 8,100 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में भी दिखी। लेकिन FIIs और DIIs के पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव आए हैं, अभिषेक बताएं किस तरह के बदलाव दिखे हैं और उसका इम्पैक्ट आज भारतीय बाजारों पर कैसा दिखेगा। आशीषा, देखिए FIIs को लेकर चिंता लगातार कायम है और कल के भी जो आंकड़े आए हैं वो कतई उत्साहजनक नहीं हैं, क्योंकि FIIs की जो सेलिंग आई है कैश में वो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की आई है। लगातार 7 सतत से बिकवाली चल रही है और हम और आप और तमाम जो रिटेल जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर हैं, ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि ये बिकवाली थमे। लेकिन बिकवाली थमने के लिए ना ट्रिगर चाहिए, और वो ट्रिगर अगर हम पॉजिटिव साइड पर कहेंगे तो वो कम है, नेगेटिव ट्रिगर से ज़्यादा हैं। अगर हम FIIs की अगर हम होल्डिंग की बात करें तो लॉन्ग होल्डिंग जो कल तक 16% थी वो घट के 15.5% के आसपास आ गई है। तो ऐसा नहीं कि क्वांटम में बहुत ज़्यादा बिकवाली की है, लेकिन कोई अच्छा ट्रिगर FIIs को मिल नहीं रहा है। एक सिरदर्द हमारे लिए ये भी है कि देखिए चाइना से डेटा अब अच्छे आने शुरू हो गए हैं और कंसेंसस बिल्ड हो रहा है कि वहाँ की इकोनॉमी में थोड़े से बीटन डाउन भी थी चीज़ें। सरकार का सपोर्ट भी है, सेंट्रल बैंक PBOC पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के कदम भी है, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं। एक्सपोर्ट के जो डेटा आए हैं, जैसा कि आप भी बता रही थी कि बड़े अच्छे वो नंबर्स आए हैं। अनुमान था 7.25% का, 10.5% से ऊपर के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी आई है दिसंबर की, तो वो एक चिंता निश्चित तौर पर बनी हुई है। और भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ अगर नतीजे अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, बजट में कुछ अच्छी ऐलान होते हैं बाजार को सपोर्ट करने वाले, तो निश्चित तौर पर लौटेंगे। लेकिन अगले जो 15 दिन होंगे वो थोड़े से ना वेट एंड वॉच वाले बड़े क्रूशल हैं FIIs की पोजीशनिंग के लिहाज से। 7 दिन की लगातार बिकवाली हो गई है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो DII सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कि 2 चक्के हैं बाजार को अगर चलना है, वो बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक पहिया भी अगर डैमेज होता है तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है, और वही बाजार के साथ हो रहा है। तो अब यहां से कितना बेचेंगे FIIs, ये देखने वाली ये चीज होगी। लेकिन जनवरी में करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की फिर से सेलिंग हो गई है और निश्चित तौर पर बाजार के लिए ये चिंता वाली बात जरूर है। लगातार उनकी लॉन्ग होल्डिंग घट रही है, 10% तक हो सकता है कि ये गिर के चली जाए। तो ये महीना इस तरह ही रहेगा। नेक्स्ट जो FIIs की तरफ से कोई मूव या कदम अगले 10-15 दिन में आएंगे, जब मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के नतीजे सामने होंगे, इकोनॉमी की पिक्चर सामने होगी।
एक महंगाई का अच्छा डेटा तो सामने जरूर आया है कि महंगाई दर हमने देखा है कि 5.5 से घट के 5.25% पर आया है। इस तरह के कई सारे डेटा आने होंगे। स्ट्रेंथ जब दिखने लगी इकोनॉमी में और बजट के ऐलान जब बाजार को सपोर्ट करेंगे, इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, तो एफआईज लौटेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां से पोजीशन वो बिल्कुल खाली कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो बिकवाली है ये निश्चित तौर पर थोड़ी सी चिंता में बाजार को जरूर डाले हुए हैं और सेंटिमेंट के तौर पर ये ज्यादा डैमेजिंग है। ये जी हाँ, सेंटिमेंट के तौर पर डैमेजिंग काफ़ी ज़्यादा है, पर कल जो है रुपए में भी काफ़ी वीकनेस देखने को मिली, उसका भी एक इम्पैक्ट जो है हमने आते हुए देखा। साथ ही डॉलर इंडेक्स भी मजबूत था, पर आज के लिए पॉजिटिव संकेत ये ज़रूर है कि डॉलर इंडेक्स में हल्की सी नरमी है, तो वो फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको भी ट्रैक करेंगे। पर अब आप बात करते हैं निफ्टी 50 की, क्योंकि कल जिस तरीके की बिकवाली हावी होती हुई हमने देखी, ऐसे में हमने नवंबर 2024 के भी लोस को तोड़ा, जहां पर 23,250 300 के आसपास एक सपोर्ट लेने की उम्मीद ज़रूर थी, पर कल हम उसके ही नीचे खुले और उसके बाद हमने देखा कि डे लो पर हमने जो दिन का एंड था वो करते हुए दिखे और साथ ही प्रेशर भरपूर था। कई सारे हैवी वेट्स में बिकवाली थी। अच्छी बात ये रही कि एटलीस्ट रिलायंस में बिकवाली देखने को नहीं मिली, क्योंकि अगर रिलायंस गिरने पर आता तो शायद और भी पेन दिखता बाजारों में। निफ्टी की बात करें तो मात्र 4 काउंटर्स थे जो कि हरे निशान में बंद हुए और अभिषेक, ऐसे में जिस तरीके से हम सेंटिमेंट देख रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर है। इंडिया विक्स 16 के स्तरों पे आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 50 के लिए क्या कुछ डेटा पॉइंट सामने आ रहे हैं? सृष्टि, देखिए बाजार में और जो बाजार से बहुत करीब से नहीं जुड़े हैं वो तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारतीय इकोनॉमी जो है वो क्या वो मंदी की गिरफ्त में जा रही है, क्या बाजार उसका सूचक है। ये सब चर्चाएं चल रही हैं। आज के अगर हम सत्र की बात करें, देखिए लेवल्स कितने रेस्पेक्ट होंगे अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप खुद कह रही हैं कि नवंबर के भी लेवल टूट गए हैं जो कि 23,350 के लेवल थे। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों अब 7 महीने के निचले स्तर यानी कि जून के जो लोस थे वहां जाकर ट्रेड कर रहे हैं। आज ये गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है 109 अंकों की, मतलब मुझे देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन मन में मेरे प्रश्न है कि ये खुलने के बाद क्या ये तेजी टिक पाएगी, क्या खुलने के बाद ये तेजी थोड़ी सी और बढ़ेगी। तो ये ट्रेडर्स के लिए थोड़ी सी ना पशुपेश वाला मामला जरूर है कि गैप अप खुले तो कैसे ट्रेड लें, गैप खुलने के बाद अगर ट्रेड लिया बाजार अगर नीचे आ गया तो भी फंसने वाली चीज होगी। हालांकि अमेरिकी बाजारों से संकेत देखिए थोड़े से ठीक जरूर है। कुछ अच्छे संकेतों की हम बात कर लेते हैं ताकि सेंटिमेंट के लिहाज से जो बढ़िया चीजें उसको नोटिस करवा सके। जॉब रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अमेरिकी बाजार गिरे, कल आशंका थी कि शायद वो गिरावट कंटिन्यू होगी, लेकिन कल वो ब्रेक लगा है। बाजार जो दोनों के दोनों इंडेक्स हैं दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर क्लोज किए हैं, चाहे वो डाउ जोन्स हो या फिर नेस्डेक हो। नेस्डेक में गिरावट जरूर आई है 70 अंकों के आसपास की, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है दिन के लोअर लेवल से करीब 260 अंकों के आसपास की रिकवरी हुई है, ये एक अच्छी चीज है। रिटेल महंगाई की अगर हम बात करें तो जो उसमें नरमी आई है, 5.5% से घटकर 5.25% के नीचे की रीडिंग आई है, ये भी निश्चित तौर पर एक अच्छा आंकड़ा है बाजार के लिए। और एक और अच्छा आंकड़ा आया है, वो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का 18.5% के आसपास का उछाल है और ये भी सेंटिमेंट के लिहाज से अच्छी चीज है। अब लेवल्स जो है वो अगर हम जो अभी दिख रहे हैं सामने उनकी बात कर लेते हैं, कितने रेस्पेक्ट होंगे नहीं होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां से निफ्टी के लिए जो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 23,000 और 22,800 निफ्टी के लिए ये अच्छे सपोर्ट लेवल होंगे। रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,350 400 और उसके बाद 23,500 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस होंगे और आप छोटे छोटे लेवल्स को ध्यान में रखकर ही पोजीशन करनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोअर लेवल्स पर थोड़े ट्रैप होंगे, अगर उछाल आता है तो निकलने की कोशिश करेंगे। तो वॉलेटिलिटी भी आज बढ़ सकती है बाजार में, ये देखने को मिलेगा। और अगर गैप के साथ अगर खुलता है बाजार तो ट्रेडर्स के लिए थोड़ी सी पशुपेश वाला मामला जरूर होगा। देखने वाली बात होगी कि गैप के साथ अगर बाजार खुला तो ये टिकाऊ कितना होता है। लेकिन जो सपोर्ट है 23,000 और 22,800 पर है। एक कह सकते हैं कि डायरेक्शनल एक तेजी बाजार में मूव तभी आएगी जब हम फिर से 24,000 के ऊपर जाकर निफ्टी अगर क्लोज करता है उसके बाद ही। ये रणनीति निफ्टी पर, लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी 700 अंकों की कमजोरी के साथ 48,041 पर अब बंद होता हुआ नजर आया था। निफ्टी बैंक भारी गिरावट 1.5% की। अभिषेक, यहां पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए आज? अशेषा, देखिए निफ्टी बैंक में शायद मौके ज्यादा बेहतर बने क्योंकि पिटाई निफ्टी बैंक की ज्यादा हुई है, कल के सत्र में भी हमने देखा। और जो बड़े स्टॉक्स हैं
एचडीएफसी बैंक देखिए 1880 रुपए के आसपास पहुंच गया है, घूम फिर के वहां से 150 रुपए के आसपास की गिरावट आ गई है। मतलब उस लेवल से अगर हम देखेंगे तो 12-14% के आसपास की नरमी आ गई, फिर से 1630 रुपए के आसपास है एचडीएफसी बैंक। तो बीटिंग डाउन स्टॉक्स ज्यादा है निफ्टी बैंक में, और हो सकता है कि जब रिकवरी हो तो ये निफ्टी के मुकाबले बेहतर चाल दिखाएं। 54,000 वाला इंडेक्स 48,000 के आसपास ही, ये ध्यान रखना चाहिए। 6,000 पॉइंट 6,500 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ चुकी है, तो इसमें रिकवरी की संभावना निफ्टी के मुकाबले ज्यादा है। अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें, 47,500 47,000 पर निफ्टी बैंक के लिए अब सपोर्ट बनेगा, और 48,500 और फिर 49,000 ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा निफ्टी बैंक के लिए। लेकिन बाजार में एक और चीज है जो हमें भूलना नहीं चाहिए, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि थोड़ा सा देखिए फियर का माहौल बड़ा है। कहते हैं ना कि बाजार सेंटिमेंट का गेम ज्यादा है। अगर हम इस महीने की बात करें तो जहां निफ्टी में नेट 2.5% 3% के आसपास की गिरावट आई होगी, स्मॉल कैप और मिड कैप में करीब 8 8.5 9% के आसपास की गिरावट आई है। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 10% के आसपास की गिरावट आ गई है। तो वहां से भी चर्निंग हो रही है, और वहां पर थोड़े से फियर का माहौल है। अच्छे क्यूज अगर आएंगे तो जाकर वहां पर थोड़ी सेल ऑफ रुकेगी। देखते हैं कि आज का सत्र कैसा होता है, और ये बाजार जो है इस गैप को सस्टेन करने में कितना कामयाब होता है, ये नोटिस करने वाली चीज होगी। अपने एक्सपर्ट्स का जरा व्यू लेते हैं। हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर से वैशाली पारेख भी जुड़ गई हैं। वैशाली जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। वैशाली जी, आपको क्या लगता है, कल जिस तरह से हमने पिटाई देखी और पिछले 4 दिन से बाजार में जो गिरावट चल रही है, क्या आपको भी उम्मीद है कि आज ब्रेक लगेगी, और अगर गैप के साथ बाजार अगर खुलता है, निफ्टी अगर खुलता है, क्या वो तेजी टिक पाएगी? कितनी आश्वस्त हैं आप इस चीज को लेकर? वैशाली जी अनम्यूट कीजिए, फिर आपको सुन पाएंगे हम। नहीं वैशाली जी, अभी भी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जो भी ये टेक्निकल ग्लिच है या दिक्कत है, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जैनम स्टॉक ब्रोकिंग के किरण जानी भी जुड़ गए हैं। किरण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। एक बार जरा अपने निफ्टी की रीडिंग और निफ्टी के लेवल्स जरा बता दीजिए, उसके बाद हम स्टॉक्स पर भी आएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर अब मार्केट की बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो गिरावट आई थी ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। तो एक जो बाउंस है, डेड कैट बाउंस, डेफिनेटली हम बोल सकते हैं। एज ऑफ नाउ डेड कैट बाउंस ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो ऊपर के लेवल पे टिकते नहीं है। एक जो दूसरी पॉजिटिव चीज है वो ये है कि जब निफ्टी ने नवंबर महीने में 23,250 के आसपास के बॉटम बनाए थे, अब की बार हम देख रहे हैं कि मार्केट 23,100 के आसपास कल की क्लोजिंग है, लेकिन जो मोमेंटम इंडिकेटर है वहां पे नए लो बने नहीं है। तो ये एक पोटेंशियली हिडन डाइवर्जेंस बुलिश बन सकता है, लेकिन उसके लिए निफ्टी को आज के सत्र में, आने वाले सत्र में अभी नया लो नहीं बनाना चाहिए, और साथ ही साथ ऊपर में 23,250 के ऊपर मल्टीपल क्लोजेस चाहिए। आज अभी गिफ्ट निफ्टी जिस तरह से गैप अप ओपनिंग दिखा रही है, आज के सत्र में हमें देखना रहेगा कि 23,100 से 23,250 की रेंज रहेगी। अगर 23,250 के ऊपर मार्केट टिक जाता है आज, देन देयर आर चांसेस के आने वाले समय में हम अच्छी खासी एक रिकवरी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन जोन डेफिनेटली हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। 23,000 से 23,200 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए, 23,000 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और एक शॉर्ट टर्म टारगेट जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो डेड कैट बाउंस हम बता रहे हैं, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं 23,600 से 23,800 के टारगेट हम देख सकते हैं निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी काफी वीक हो चुकी है, लेकिन एक ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन जो हम देख रहे हैं, साथ ही साथ जो ये रैली स्टार्ट हुई थी करीबन अक्टूबर 2023, जहां 42,000 बैंक निफ्टी थी, वहां से लेके उसका जो ऑल टाइम हाई है 54,000 का, उसके ऊपर हम रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हैं तो 50% रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं 48,000 के आसपास निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 48,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे हम बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे। जब तक 48,500 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे। जैसे ही 48,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है, या तो इवन तो इंट्राडे में भी क्रॉस करे, तो हमें बाई करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी के लिए कंडीशनल बाई है 48,500 के ऊपर, और निफ्टी में एक्यूमुलेशन जोन में आप बाई ऑन डिप्स करते रहिए, और 23,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस।
और राइट, तो देखिए क्लियर स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आती हुई ऐसा ज़रूर लग रहा है कि एक बाउंस बैक आना चाहिए, पर उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज हम एक नए बॉटम को ना बनाएं, यानी कल के लोस को हम ना तोड़ें, क्योंकि कल का लो काफ़ी क्रूशल हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही नवंबर लो के लेवल को ब्रीच कर दिया है। ऐसे में अगर बाउंस आए तो 23,600 जो है निफ्टी 50 पे आता हुआ दिख सकता है। लंबे टारगेट्स हैं ये, पर उसके पहले 23,250 का आप वेट करें। उसके अलावा अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 48,000 जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर भी सस्टेन करना और यहाँ से थोड़ा ऊपर निकलना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ही यहाँ पर आप कुछ रणनीति ज़रूर बनाएं। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक पर हमने राय समझी, पर इस बीच रचना जी के पास भी चलते हैं। रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपको भी मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। रचना जी बताइए, आपकी आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? गुड मॉर्निंग। फेस्टिविटीज की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर पतंग ना उड़ाए, बर्ड्स के बारे में सोचे, ये जरूर कहूंगी मैं। तो उसी के साथ मार्केट की रणनीति पे अगर आते हैं तो मेरे जो स्टॉक्स रहेंगे आज के लिए उसमें मेरा ये मानना है कि मार्केट के खुलने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें इंतजार करना चाहिए, और अगर मार्केट हमें नीचे ना जाती हुई दिखे, कहीं पे ओपनिंग के आसपास सेटल होती हुई दिखे अगर, तो इन दैट केस हमें लॉन्ग साइड पे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी दिनों की गिरावट के बाद एक बाउंस की उम्मीद है कुछ नामों में। उनमें एक नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज और एक नाम है एचडीएफसी बैंक, और ये दोनों में ही मेरे हिसाब से प्राइसेस काफी गिरने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। तो अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज 2200 होल्ड करेगा फ्यूचर्स पे, तो ये एक अटेम्प्ट 2300 के ऊपर जाने का और 2350 की तरफ जाने का कर सकता है। तो ये टारगेट्स के साथ और 2200 के स्टॉप लॉस के साथ एक अटेम्प्ट इसमें करी जा सकती है ऑन द लॉन्ग साइड इन फ्यूचर्स। और दूसरी अटेम्प्ट जो है वो एचडीएफसी बैंक में भी करी जा सकती है। यहाँ पे अगर 1600 का लेवल सस्टेन करेगा तो अपसाइड पे ये 1660 की तरफ जाने की और 70 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये नज़रिया गोदरेज प्रॉपर्टीज और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर हमने चर्चा की। वैशाली पारेख भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैशाली, गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले मकर संक्रांति की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। बताएं आपके स्टॉक पिक्स आज सुबह कौन से होंगे? आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं टू। सो स्टॉक पिक्स में कैश कैटेगरी में से मुझे दो स्टॉक्स सही लग रहे हैं। एक तो है प्रिसिशन कैमशाफ्ट, 338 के प्राइस पे है। आई थिंक ये स्टॉक में एक अच्छी 355 के प्राइस पे है। 335 के स्टॉप लॉस के साथ 370 का एक टारगेट मुझे सही लग रहा है। और कल एक देखा कि एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी है पीपीएल फार्मा, दैट इज पिरामल फार्मा। सो ये स्टॉक भी मुझे ये लेवल्स पे सही लग रहा है, और मुझे लग रहा है यहाँ से 5 से 7% की अपसाइड मूव आ सकती है। पिरामल फार्मा कल हमने देखे थे कि अच्छे मूव्स हैं, और अच्छी चीज़ ये रही कि शुरुआत में जो तेज़ी हुई उसके बाद बाजार थोड़ा नीचे आया, लेकिन पिरामल फार्मा ने अपने मूव्स को सस्टेन किया। दूसरा जो शेयर है वो है प्रिसिजन कैमशाफ्ट का। 370 के टारगेट के लिए 335 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसमें पोजीशन लेनी है। किरण जी, आप बताइए आपकी नज़र कहाँ पर है और आप क्या लॉन्ग या फिर क्या शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं? तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल गया है, तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर हमें देखना चाहिए कि बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एफएमसीजी आप देखोगे तो एक महीने से जहां मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली हम डाउनफॉल देख रहे हैं, तो एफएमसीजी इज अप बाय 1.5%। तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर हमें ध्यान देना चाहिए। एचयूएल हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था 2350 के आसपास, 2440 के आसपास आ चुका है। तो एक और एफएमसीजी स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है डाबर। डाबर का अगर आप डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं वहां पे एक बॉटम डेफिनेटली बना है, कंसोलिडेशन हो रहा है 500 के लेवल के आसपास। एक कप एंड हैंडल पैटर्न या तो इंट्राडे के चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है, और डेली चार्ट पे अगर 530 क्रॉस होता है तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी आएगा। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल बुलिश पैटर्न है। तो डाबर मेरे हिसाब से एक बार लॉन्ग करना चाहिए। 515 के आसपास की क्लोजिंग है, 530 535 तक के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 504 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो डाबर हमारा पहला प्रिफर्ड पिक रहेगा। दूसरा जो कॉल रहेगा वो रिलायंस इंडस्ट्री में रहेगा। हालांकि इस वीक में उसका रिजल्ट है तो उसके चलते थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक रह सकता है, लेकिन जिस तरह से 1200 के आसपास उसने बॉटम बनाया है
ऑलरेडी एक बाउंस हमने देख लिया था 1300 तक का। वापिस वहां से जो फॉल आया है, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहे हैं इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर। 1240 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में 1290 तक के टारगेट रहेंगे और 1220 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो कहीं ना कहीं डाबर और रिलायंस हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, तो सारी के सारी जो हमें कॉल्स दिख रही हैं आज वो तेजी के ही सौदे दिख रहे हैं। किरण जी की तरफ से रिलायंस को खरीदने की सलाह है, टारगेट 1290 का, स्टॉप लॉस 1220 का। डाबर पर भी तेजी की आपको पोजीशन लेनी है, टारगेट 530 रुपए का, स्टॉप लॉस लगा के चलना है 504 रुपए का। और अगर हम रचना जी की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक को खरीदने की सलाह है। तो देखिए दो जो हैवी वेट्स हैं उस पर बाइक की रिकमेंडेशन आ गई। एचडीएफसी बैंक कल हमने देखा था कि 1630 रुपए के आसपास के भाव आ गए। और कल भी हमने ये प्रश्न पूछा था कि क्या ये लेवल ठीक है एचडीएफसी बैंक में कॉन्ट्रा बाई करने के लिए, या फिर इस लेवल से हम तेजी की उम्मीद करके चल सकते हैं। तो कन्विक्शन थोड़ा सा बिल्ट हो रहा है। तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, अगर ये दो शेयर चलते हैं तो बाजार फिर नीचे नहीं रहेगा। अगर ये रिकमेंडेशन अगर आप ले रहे हैं और उसके मुताबिक अगर आप चाल दिखती है शेयरों में तो। और अगर हम वैशाली जी के शेयर की बात करें तो प्रेसिजन कैमशाफ्ट को खरीदने की सलाह है, टारगेट होगा 370 रुपए का और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 335 रुपए का। पिरामल फार्मा को लेकर भी वैशाली जी ने अपनी व्यू दी थी। तो ये सारे के सारे जो सौदे हैं आज तेजी के ही हैं। सेंटिमेंट कैसे अच्छा होता है, जब अच्छी खबरें आ जाएं और तेजी की कॉल्स आ जाएं तो मूड थोड़ा सा वैसे ही ठीक हो जाता है। खुलने के बाद थोड़ी सी ना ट्रेंड और उम्मीद करके चलेंगे कि सस्टेनेबल हो, कि तेजी ये टिक के आज रहे बाजार की। लेकिन खबरें, नतीजे और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ये कौन सी हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं कि उनसे संकेत किस तरह से मिल रहे हैं बाजार को लेकर। हमारे दो सहयोगी शरद दुबे और गौरव जौलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद और गौरव, गुड मॉर्निंग। और आप दोनों को मकर संक्रांति की, खिचड़ी की, उत्तरायण की ढेर सारी शुभकामनाएं। शरद, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए पहले नतीजे कौन से आए हैं और उसके बाद खबरों वाले शेयर भी बताइएगा। गुड मॉर्निंग अभिषेक। ऑफ कोर्स अर्निंग्स पे अगर नतीजे पे फोकस रखें तो एंजल वन पे नज़र रखेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी सी सिक्वेंशली वीक नंबर्स ज़रूर आए हैं, क्योंकि जो कैश वॉल्यूम्स हैं वो घटे हैं और जो ओपेक्स प्राइसेस हैं उसमें भी इम्पैक्ट देखने मिला है। तो हम देख सकते हैं कि लार्जली इनलाइन रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जो सीक्वेंशियल नंबर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। अम्बरीश खेंगे को भी जो अपॉइंट किया गया है ग्रुप सीईओ के तौर पे, और वे गूगल वीपी के जो हैं गूगल पे के वीपी भी रह चुके हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। आनंद राठी की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कंपनी की कमेंट्री की बात करें तो 20 से 25% की ग्रोथ के जो अनुमान है आगे जाते हुए। हालांकि जो वित्त साल 2025 का गाइडेंस है वो ऑलमोस्ट 75% उन्होंने टच कर दी है और ऑलमोस्ट कह सकते हैं 9 महीने के आंकड़े हैं। बोर्ड ने भी इम्पॉर्टेंटली 1:1 बोनस भी जो है अनाउंस कर दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डेल्टा कॉप के कमज़ोर नतीजे आए हैं। हालांकि देखें तो इस स्टॉक को जो है रेगुलेटरी एंगल से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रेगुलेटरी एंगल्स में पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज बहुत देखने मिल रही है और हमने हाल ही में डेल्टा कॉप में जो है अच्छी मोमेंटम देखी थी स्टॉक में। खबरों वाले शेयर्स में मैनेजमेंट चेंजेस बहुत हो रहे हैं और इम्पॉर्टेंटली सबसे पहला मैनेजमेंट चेंज जो आज इम्पॉर्टेंट है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। यहाँ पे प्रवीण सोमेश्वर जो हैं सक्सीड करेंगे हीना नागराजन को एज अ CEO MD, और हीना नागराजन जो एक नई रोल लेंगे डियाजो ग्रुप में। और प्रवीण सोमेश्वर जो ऑलरेडी MD और CEO HT मीडिया के थे, उन्होंने 24 साल जो है मैनेजर रोल्स में गुजारा है पेप्सिको में। एंजल वन के भी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आई है आपके मैनेजमेंट चेंज की, जिसको हमने आपको पहले ही बता दिया। BL की बात करें तो यहाँ पे 560 करोड़ का इनको ऑर्डर आया और टोटल ऑर्डर बुक इस वित्त साल जो है क्रॉस कर जाता है 10,000 करोड़ का। JSW एनर्जी को LOI लेटर ऑफ इंटेंट मिली है केस की महानदी थर्मल पावर प्लांट को लेके। वही पेटीएम की बात करें तो क्लैरिफिकेशन आई है कि कंपनी की जो कोई रोल नहीं है, जहां पे बात चल रही है कि मुथूट फाइनेंस के साथ कंपनी का एक फ्रेश टाई अप हो सकता है। मजगांव डॉक ने जो है कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है इंडियन कोस्ट गार्ड की, और स्टरलाइट टेक में भी जो है US की सर्टिफिकेशन उनकी ऑप्टिकल केबल्स में आ गई। और आखिर में अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, क्योंकि JSW ग्रुप की JSW सीमेंट को जो सेबी की अप्रूवल आ गई है IPO के लिए। उन्होंने DRH भी फाइल किया था पिछले साल। लेकिन ये तो खबरों वाले शेयर्स हुए, लेकिन बहुत सारे जो है ब्रोकरेजेस आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव। बहुत सारे ब्रोकरेजेस अर्निंग्स को लेके आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट
इनिशिएटिंग रिपोर्ट्स आए, कुछ आपके सेक्टर के भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ज़रा बताएं गौरव क्या क्या है इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस में। जी हाँ, तो आज अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की तो कई सारे रिपोर्ट से सबसे पहले शुरुआत करते हैं HCL टेक के साथ। जैसे हमें पता था कि अर्निंग्स आ चुके हैं और अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो कहीं पे एक सेम व्यू जो है मैनेजमेंट और ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिला। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस है वो रिवाइज करा दिया था, बट इसके ऊपर HCL टेक के ऊपर मॉर्गन स्टैनली ने अभी इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1970 का रखा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके एबिट मार्जिन में जो गाइडेंस है वो चेंज किया है, बट इसके चलते हुए एक नॉर्मल स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा नोमुरा ने भी कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2000 रुपये का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे एक मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स जो थे इस क्वार्टर में देखने को मिले और आगे जाके डील पाइपलाइन तो हाई रहेगा, बट इसके चलते हुए कहीं पे नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा HCL टेक पे। आखिर में अगर नुवामा की बात करें तो उन्होंने कहीं पे जो रेटिंग थी वो डाउनग्रेड की है, अभी होल्ड पे उनकी रेटिंग है, जबकि टारगेट प्राइस जो है वो 2150 रुपीज़ की दी है। उनका मानना है कि ग्रोथ जो था इस क्वार्टर में हमें डिसेंट देखने को मिला था, बट अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो हर एक चीज़ जो है वो वैल्यूड है HCL टेक के प्राइस में। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं BSE के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे एक बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिल रहा है। जेफरीज ने कहीं पे अपग्रेड किया है, उसका रेटिंग जो है वो अंडरवेट से होल्ड पे और टारगेट प्राइस जो है वो भी अपग्रेड करके 5250 रुपये का दिया है। उनका मानना यह है कि एक्सचेंजेस में हमें आगे जाके कई ज़्यादा बड़े अपग्रेड जो है देखने को मिल सकते हैं। ब्रोकर्स के तरफ से भी एक प्राइस हाइक जो है हमें देखने को मिल सकता है और इसी के चलते हुए उनका मानना ये भी है कि आगे जाके कहीं पर डिस्काउंट ब्रोकर जो है उनके तरफ से लगभग 40% से भी ज़्यादा प्राइस हाइक जो है वो देखने को मिल सकते हैं और इसी का सबका बेनिफिट जो है BSE को देखने को मिल सकता है और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं पावर फाइनेंशियर्स पे, कल ही हमने देखा था मैक्वेरी की तरफ से भी एक बड़ा अपग्रेड आया था। इसके ऊपर आज ICICI सिक्योरिटीज़ ने इनिशिएट किया है रिपोर्ट, PFC के ऊपर उन्होंने इनिशिएट किया है 550 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो कि लगभग 50% से भी ज़्यादा अपसाइड दिखाता है। और अगर REC की बात करें तो उन्होंने 600 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया है, जो कि लगभग 35% का अपसाइड यहाँ से दिखाता है। उनका मानना यह है कि कहीं पे दोनों भी अगर कंपनीज़ की बात करें तो 20% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है और इसी के चलते हुए कहीं पे आगे जाके काफ़ी अच्छा ऑर्डर पाइपलाइन है, लगभग 43 लाख करोड़ तक का एक ऑर्डर पाइपलाइन उनको देखने को मिल रहा है एनर्जीज़ में, और इसमें जो फाइनेंसिंग होगा वो PFC और REC के थ्रू ही काफ़ी ज़्यादा हद तक हो सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स पे बढ़ते हैं, कहीं पे मैक्स हेल्थ केयर पे भी एक बुलिश व्यू हमें जेफरीज की तरफ से देखने को मिल रहा है। उन्होंने बाय रेटिंग तो बरकरार किया है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1380 रुपीज़ का दी है। उनका मानना यह है कि आगे जाके मैक्स हेल्थ केयर जो है एक हेल्थ केयर सेगमेंट में से टॉप पिक में रहेगा, क्योंकि आगे जाके जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ सकता है और एबिडा में भी 20% से भी ज़्यादा केगर ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। आखिर में बात करते हैं बायोकॉन की, यहाँ पे भी HSBC की तरफ से अभी अपग्रेड देखने को मिल रहा है। उन्होंने बाय रेटिंग पे अपग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 430 रुपये दिया है, जो कि पहले 290 रुपये का था। उनका मानना यह है कि जो फिलहाल में ही मलेशिया पे US FDA की तरफ से क्लियरेंस मिला है वो एक काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी जो है वो कंपनी में दिखा सकता है और इसी के चलते एक बुलिश व्यू यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेजेस के चलते हुए कई सारे कंपनीज जहाँ पे आज एक बुलिश व्यू जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। इन कंपनीज पे भी आज मूवमेंट कैसे रहेगी वो देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव ये पूरी लिस्ट हमें सामने रखने के लिए, और साथ ही शुक्रिया शरद ये बताने के लिए कि आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। पर आज सबसे पहले चर्चा करते हैं HCL टेक की, क्योंकि देखिए जब TCS के नंबर आए तो काफ़ी उत्साह देखने को मिला, पर HCL टेक यहाँ पर जो नतीजे रहे वो अनुमान के मुताबिक ही रहे। जो गाइडेंस रेज करी है कंपनी ने वो भी कहीं ना कहीं अनुमान लगा के चल ही रहे थे कि गाइडेंस रेज ज़रूर आ सकता है HCL टेक की तरफ से। पर कई ब्रोकरेजेस का ये भी मानना है कि जिस तरीके से कंपनी के स्टॉक में एक अच्छा उछाल देखने को मिला, कई सारी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर इन है, कुछ एक ब्रोकरेजेस ने एक्चुअली डाउनग्रेड भी किया है इसे, तो दोनों ही साइड की कमेंट्रीज पढ़ी जाएंगी। वैशाली, आपका क्या मानना है HCL टेक पे? एक बार इस पे आप चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है IT पैक में से, और कल भी हमने देखा कि ये स्टॉक 2000 के भी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। पर कैसे रीड करें इसे टेक्निकल फ्रंट पे? सो टेक्निकली आई थिंक येस्टरडे जैसे हमने देखा इट वाज एट अ ब्रेकआउट लेवल, और आज देखते हैं कैसा इम्पैक्ट आ रहा है पोस्ट द रिजल्ट्स। सो मैं अभी फिलहाल एक व्यू नहीं बनाऊंगी, बट इफ इट सस्टेन्स एट हायर लेवल्स जो कल के क्लोज के अबाउट, तो देन आई थिंक 2050 का नेक्स्ट टारगेट दिख सकता है। 2050 एक ही नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आप ध्यान रखते हैं। पर जी हाँ, आज थोड़ा देखना ज़रूर होगा कि HCL टेक में किस तरीके का कारोबार होता है। कोई भी फ्रेश पोजीशंस फिलहाल ना ले, ये राय आती हुई। आज नज़र रहेगी पावर फाइनेंसेस पर भी, क्योंकि यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ की जो रिपोर्ट है उन्होंने कवरेज तो इनिशिएट किया ही है और काफ़ी बड़े टारगेट्स दिए हैं। PFC पर 550 के टारगेट्स और REC पर 600 के लक्ष्य ये बता रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसेट
क्वालिटी है, बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय में सरकार की तरफ से जितने इनिशिएटिव्स रहेंगे उससे कंपनीज को फ़ायदा होगा। एक बार किरण जी आप ही राय दीजिए, क्या करें? पीएससी आरएसी पर भारी बिकवाली के शिकार ये दोनों ही काउंटर्स हुए हैं, पर क्या अच्छे लेवल्स पे हैं कि इनको ऐड किया जाए? थोड़ा वेट एंड वॉच और करना चाहिए आरईसी और पीएफसी दोनों के अंदर। जिस तरह से दोनों स्टॉक्स में गिरावट हम देख रहे हैं, पीएफसी में तो ऑलरेडी जो इलेक्शन टाइम की जो पैनिक लो थे उसको भी ब्रेक कर दिया है। नो डाउट मोमेंटम इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। मेरा 410 से 390 के रेंज में इसको कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर 410 के ऊपर निकलता है पीएफसी तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए, अदरवाइज पीएफसी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आरईसी की बात करें तो आरईसी में कहीं ना कहीं जो बजट के इलेक्शन के जो लो है वो इंटैक्ट है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। कल की जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो कहीं ना कहीं रिवर्सल पैटर्न जरूर से है, लेकिन कंडीशनल बाय रहेगा। यहाँ पे भी 450 के आसपास की क्लोजिंग है। मेरे हिसाब से नीचे में 420 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो गिरावट पे यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए और ऊपर में 480 490 का एक स्टीप रेजिस्टेंस भी है, तो एक रेंज में रहेगा 420 490 की रेंज में। लेकिन बीएफसी से बेटर है आरईसी, तो आरईसी में कोई भी डिप आता है 440 430 के बीच में। पीएफसी आरएसी यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है आपको, और साथ ही जो टारगेट्स दिए गए हैं, जो स्टॉप लॉस है वो आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद रखें हाल फिलहाल में पिछले 3-4 महीने में स्टॉक में सॉलिड अपमूव दिखा है। सितंबर में 2900 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा था और अब 5150 के आसपास, और इस पर जेफरीज की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है। पहले केवल 3500 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य था, वो अब बढ़ाकर 5250 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है। तो जेफरीज की बड़ी अपग्रेड इस स्टॉक पर, और उनका मानना है कि कंपनी को प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे। वॉल्यूम्स इंपैक्ट हुए हैं, सेबी की गाइडलाइंस जो आई एफएनओ पर, उसके चलते वॉल्यूम्स पर असर दिखेगा, लेकिन कंपनी प्राइस हाइक्स लेगी जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पर दिखाई देगा। इसी के चलते स्टॉक को अपग्रेड किया है और 5250 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। वैशाली, क्या राय होगी आपकी बीएसई पर? हाल फिलहाल में अच्छा खासा अपमूव, लेकिन क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? बीएससी हमने नियर टर्म में देखा था कि एक अच्छा सा ट्रेंड था और फिलहाल एक क्रूशियल सपोर्ट दैट इज 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट 5000 के सपोर्ट से होल्ड कर रहा है। सो एज लॉन्ग एज 5000 लेवल्स को रिस्पेक्ट करके यहाँ पे अपमूव आता है तो आई थिंक दोबारा 5300 5400 की तरफ जा सकता है। सो 5000 इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट जो ध्यान में दिया जाए। ठीक है, तो 5000 का सपोर्ट और 5400 तक के लेवल्स बीएसई पर नजर आ सकते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट के चलते भी इस स्टॉक पर सबकी नजर रहेगी। सीमेंट सेक्टर से कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। अभी शरद ने हमें खबरों वाले शेयर्स में बताया था कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल गई है, और इसी न्यूज़ के चलते अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी अंबुजा जैसे कुछ सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। रचना जी, क्या राय होगी आपकी? अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी अंबुजा सीमेंट सेक्टर के से कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशन लिया जा सके? जी, जहां तक एसीसी वगैरह की बात है तो एसीसी में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में तो प्राइस एक्शन में काफी वीकनेस थी, और यहाँ पे मेरे हिसाब से वीकनेस थोड़ी सी और गहरा भी सकती है, पर 1800 पे एक सपोर्ट बनना चाहिए फ्यूचर्स की अगर बात करें तो। अगर फ्यूचर्स पे 1800 होल्ड कर जाएगा तो फिर वहां से एक अपस्विंग बन सकता है, ओनली एज अ रिलीफ रैली, जो इस काउंटर को 1900 की तरफ और उसके ऊपर भी थोड़ा लेके जा सकता है। तो 1800 के आसपास एक एंट्री की कोशिश कर सकते हैं, उससे पहले करने में थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं रहेगा। और जहां तक अल्ट्राटेक सीमेंट की बात है तो अल्ट्राटेक सीमेंट में भी पिछले कुछ दिनों में तो वीकनेस रही है, लेकिन यहाँ पे 10,550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनता है। तो 10,550 को यहाँ से 100 पॉइंट नीचे करीब फ्यूचर्स पे ध्यान में रखें। 550 अगर होल्ड करेगा 10,550 तो वहां पे भी एक रिलीफ रैली आ सकती है, जो 10,850 और 11,000 की तरफ इस काउंटर को ओनली एज अ रिलीफ रैली लेके जा सकती है, प्रोवाइडेड कि ओवरऑल मार्केट में भी उस टाइप पे रिलीफ रैली का मूड बन रहा हो।
नजरिया सीमेंट सेक्टर पर बड़ा आईपीओ इस सेक्टर में, जिसके चलते अगले कुछ दिनों तक कई सारे सीमेंट स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। लेकिन इस बीच अल्को बेवरेज इंडस्ट्री से यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी नजर डालेंगे। आज मैनेजमेंट चेंज की खबर आई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखेंगे तो स्टॉक में भारी गिरावट दिखी है। कल 3.5% की गिरावट और पिछले 5 दिनों में करीब 10 से 11% की गिरावट स्टॉक पर दिखी है। किरण जी, क्या राय होगी आपकी यूनाइटेड स्पिरिट्स स्टॉक पर? यूनाइटेड स्पिरिट की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछले 5 दिन में 1700 वाला स्टॉक 1480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हमें जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हम देख रहे हैं कि 1425 1450 के आसपास है। मेरे हिसाब से बॉटम फिशिंग के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिनके पास है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1420 का रखे। अगर 1420 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे और फर्दर बिकवाली आ सकती है। लेकिन जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर के अंदर हम एक रिवर्सल जोन के आसपास देख रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से रिवर्सल है। लेकिन नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें। जिनके पास है वो 1420 के आसपास का मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर ये व्यू। बायोकॉन के शेयर में कल हमने तेजी देखी थी, लेकिन कल जितनी तेजी होनी चाहिए थी वो कमजोर सेंटिमेंट के चलते हो नहीं पाई और ऊपरी स्तरों से शेयर ने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको थोड़ी सी गंवाई थी। 1% के आसपास की मजबूती रही। लेकिन अब एक अच्छी रिपोर्ट आई है बायोकॉन को लेकर। HSBC की रिड्यूस से बढ़ाकर खरीदारी की राय की है। तो एक तरह से देखा जाए तो डबल अपग्रेड है HSBC का बायोकॉन को लेकर, और लक्ष्य जो कर दिया है वो है 430 रुपये प्रति शेयर का। इनके मलेशिया की बायोकॉन बायोलॉजिक्स के मलेशिया यूनिट को VAI स्टेटस मिले था, USFDA से क्लीन चिट मिली, एक बड़ा पॉजिटिव था। शेयर रेट कर रहा था शुरुआती सत्र में, लेकिन ऊपरी स्तरों से नीचे आया था। बायोकॉन एक बार जरा आप इस पर राय दीजिए रचना जी, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये टेक्निकल चार्ट्स पर? रचना जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट। सॉरी अबाउट दैट। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये काउंटर अभी साइडवेज मार्केट में है, और साइडवेज मार्केट में यहाँ पे दिस इज इन द मिडल ऑफ द रेंज, तो दोनों बाजू जाने के चांसेस है, लेकिन अपसाइड जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। अगर ये काउंटर स्पेसिफिकली अगर 350 का लेवल होल्ड कर जाएगा तो ये 380 और 90 की तरफ जाते हुए हमें दिख सकता है। तो मेरा रुझान इस पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बायोकॉन को लेकर व्यूज पॉजिटिव हैं। एक और शेयर वो है फिनटेक स्पेस से पेटीएम। हमने 1000 रुपए के ऊपर के भी स्तर देखे, लेकिन वहां से गिरते 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 अब ये शेयर आ गया है 800 रुपए के भी नीचे। और अगर हम पिछले सिर्फ 5 सत्रों की बात करें तो 20% से ज्यादा की गिरावट शेयर में आ गई है। वैशाली जी, क्या लगता है आपको, पेटीएम यहां से सपोर्ट लेगा या फिर आपको नीचे के और स्तर दिखाई दे रहे हैं? हालांकि देखिए अच्छी कुछ खबर ये आई है कि फिर से लेंडिंग कारोबार कंपनी शुरू कर सकती है 2 पार्टनर्स के साथ। मुथूट फाइनेंस से फिर से करार के लिए बातचीत चल रही है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुख्ता जानकारी है। रिपोर्ट्स के हवाले से फिलहाल ये खबर है। सो आई वुड से दैट फिलहाल जो जिस तरह से करेक्टिव मूव आया है और अभी करंटली एक सपोर्ट पे रुका है 780। सो आई थिंक यहाँ से अगर ये स्टॉक में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है तो 780 को होल्ड करना चाहिए और यहाँ से बाउंस आना चाहिए। एंड टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक आई थिंक इसको 830 टू स्टार्ट विथ क्रॉस करना है। सो अनलेस एंड अंटिल दिस हैपेंस ये ट्रेंड तो वीक हो ही चुका है, but 780 is the final support. ठीक है, 780 रुपये फाइनल सपोर्ट होगा, उसके नीचे जाता है तो ट्रेंड थोड़ा सा और वीक होता हुआ दिख सकता है पेटीएम के लिए। एक और शेयर जिसके बारे में लोग पूछ बहुत रहे हैं कि इसकी गिरावट कब थमेगी, और वो है टाटा मोटर्स का। 750 रुपये के आसपास के इसके भाव हैं। कल 3% के आसपास की गिरावट हमने शेयर में देखी है। टाटा मोटर्स, रचना जी कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? क्या इस लेवल से बाइंग करनी चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए? क्या व्यू है आपका? जी, जहां तक टाटा मोटर्स की बात है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये काउंटर जो है वो एक बेस बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी तक प्राइस पे ऐसी क्लैरिटी नहीं आई है कि बेस बन चुका है कि नहीं, एंड दैट इज वेयर द कंफ्यूजन इज। यहाँ पे 750 के करीब प्राइस है। अगर 750 के बदले
अगर ये 600 के आसपास होता तो एक ज्यादा रिलायबल लेवल होता। आई नो इट इज पेनफुल टू इवन हियर सच नंबर्स, बट यहाँ पे थोड़ी फर्दर गिरावट शायद आ सकती है आने वाले टाइम में। अभी तक कोई साइन नहीं है कि बेस बन चुका है या बन रहा है, कोशिश चालू है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो तब तक जब तक कंफर्मेशन नहीं आती, या तो कि वो तब आएगी जब ये काउंटर 800 के ऊपर निकलेगा, तो एक एंट्री 800 के ऊपर बन सकती है कि बेस बन गया है ये मान के हम एंटर करें। और दूसरी एंट्री तब बन सकती है जब ये 600 पे गिरेगा, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इधर बाइट अबव 800 और बाइट अराउंड 600, फिलहाल इट इज एन अवॉइड। ठीक है, वेट इन वॉच की रणनीति होनी चाहिए टाटा मोटर्स में। 800 रुपए के ऊपर जाकर जब ये निकलेगा फिर ये बाइंग जोन में निश्चित तौर पर आ जाएगा। बीएल ये जो शेयर है ये निश्चित तौर पर आपकी फोकस लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। उसकी दो वजह हैं, एक तो इसको लेकर अच्छी खबर आई है, दूसरा ये कि डिफेंस का और रेलवे दोनों का प्ले है बीएल। कंपनी को 561 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, रेडार, सेटकॉम नेटवर्क का ये ऑर्डर मिला है। और अगर हम FY24-25 की बात करें तो कुल ऑर्डर बुक है 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की। वैशाली जी, बीएल पिछले महीने भर की अगर हम बात करें तो 315-20 रुपए के आसपास का भाव था, 250 रुपए के आसपास, 260 रुपए के आसपास के भाव दिख रहे हैं। ऑलरेडी काफी ज्यादा नीचे आ गया है बीएल। थोड़ा सा लंबा व्यू लेकर क्या इसमें कोई आप ट्रेड लेने की सलाह देंगी? मान लीजिए किसी को बजट तक या उसके बाद एक आध हफ्ते तक रखना हो तो देखा जाए तो एक अच्छा सा सेलिंग आ चुका है एंड इट इज कमिंग क्लोज टुवर्ड्स द प्रीवियस लो ऑफ 257। तो अगर वो लेवल्स क्रॉस करता है तो आई थिंक 248 250 का एक दूसरा सपोर्ट बन रहा है। सो प्रिसाइसली अगर जो ट्रेडिंग के नजरिए से लेना चाहता है तो दीज आर द लेवल्स टू वॉच। बट लंबे समय का अगर व्यू बनाना है तो आई थिंक अक्यूमुलेट किया जा सकता है, बिकॉज देखा जाए तो स्टॉक काफी ओवरसोल्ड में भी आ चुका है और वीकली चार्ट में भी हम देखें तो एक क्रूशियल सपोर्ट पे आ चुका है। सो 250 245 मेरे हिसाब से ये लेवल है जहां पे ध्यान दिया जाए, नॉट राइट नाउ। 240 245 के आसपास बाय ऑन डिप्स। अभी भी इसको और गिरने दें, 4% तो ऑलरेडी कल ये शेयर गिरा है, कितना और गिरेगा ये एक देखने वाली चीज होगी। कल बड़ा बुरा सत्र रहा, बैंकिंग के लिहाज से भी ज्यादा डैमेजिंग रहा। एक्सिस बैंक पर एक जरा व्यू चाहिए। कल स्ट्रेंथ दिखाई थी एक्सिस बैंक ने, शुरुआत में थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ थी, बाद में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से ये भी शेयर नीचे आया था। बैंकिंग में अगर ट्रेड लेना हो, हालांकि अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से हमने HDFC बैंक का भी नाम सुना है। रचना जी, एक्सिस बैंक आपको कैसा लग रहा है? जी, एक्सिस बैंक कल भी काफी अटेम्प्ट कर रहा था ऊपर जाने की इन द अर्ली आवर्स ऑफ द ट्रेड, और यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल मार्केट में आज पॉजिटिविटी दिखती है तो यहाँ पे भी एक कंटिन्यूएशन के चांसेस रहेंगे जब तक ये काउंटर फ्यूचर्स के ऊपर 1040 को होल्ड करेगा। अगर 1040 होल्ड कर गया इंटरडे डिप में तो यहाँ पे 1065 एंड 1075 तरफ जाने के चांसेस रहेंगे, only with the support of the overall market. This cannot be leading the pack, लेकिन आज अगर ओवरऑल मार्केट स्टेबलाइज होगा, थोड़ा नीचे जाने से हॉल्ट करेगा, तो यहाँ पे अपसाइड बन सकती है 1040 के एसएल के साथ फ्यूचर्स पे। ठीक है, तो चलिए एक्सिस बैंक पे हमने राय समझी, पर आज जो है आनंद राठी पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो नंबर्स आए हैं या Q3 अपडेट्स कह लीजिए, वहाँ पे तिमाही दर तिमाही कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। मैनेजमेंट का ये ज़रूर कहना है कि जो उनके ग्रोथ पोटेंशियल है वो लगभग 20 से 25% तक के हैं और आने वाले कई सालों तक जो है वो अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। और अगर हम स्टॉक को भी देखें तो इस गिरावट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो कि हाल फिलहाल यानी पिछले एक हफ्ते की गिरावट देखेंगे तो वहां पे आनंद राठी का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम जरूर देखने को मिला है। एक बार किरण जी आपसे समझना चाहेंगे, चार्ट्स पे आप कैसे देख रहे हैं इसे? कहीं ना कहीं अपने 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करता हुआ दिख रहा है, पर क्या यहाँ से कोई ट्रेड लेना चाहिए?
सो आनंद राठी वेल्थ की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, मूविंग एवरेज क्लस्टर है। साथ ही साथ आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है जो 38-3900 के आसपास है। और 2 दिन पहले की जो एक उछाल हमने देखा था वहां पे और वॉल्यूम्स भी काफी अट्रैक्टिव हुए थे, तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ रखनी चाहिए। 4000 से लेकर 3900 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए, 3800 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए जो उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। अगर 3800 यानी कि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया तो एक बाउंस डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। मेरे हिसाब से 3800 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग बन सकती है। 3800 के स्टॉप लॉस के साथ आनंद राठी वेल्थ में खरीदारी के मौके ढूंढे, ये राय आती हुई। पर आज जो है ओएनसीज में भी देखते हैं कि कुछ बाउंस आता है या नहीं, क्योंकि देखिए जो क्रूड में उबाल है वो बरकरार है। जिस तरीके से रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं यूएस की तरफ से, ऐसे में जो क्रूड इंपोर्ट की चिंताएं हैं खासतौर से भारतीय कंपनीज के लिए जो कि रशिया से क्रूड इंपोर्ट करती हैं, अब वो जो है क्रूड थोड़ा सा और महंगा होता हुआ दिख सकता है। इस पे ऑयल सेक्रेटरी का एक बयान भी आया था कि फिलहाल जो है कोई चिंता नहीं आ रही है, पर कहीं ना कहीं इनके रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन्स पर एक इम्पैक्ट जरूर होते हुए दिख सकता है। इसकी चिंताओं से आप देखिए कल HPCL लगभग 6% लुढ़कता हुआ नजर आया, BPCL में भी लगभग 4-4.5% की गिरावट थी। पर रचना जी, टेक्निकली ये दोनों काउंटर्स को आप कितना पिटा हुआ महसूस करती हैं, क्योंकि ऊपरी स्तरों से काफी करेक्ट हो चुके हैं, अपने सपोर्ट लेवल्स को तोड़ चुके हैं। क्या यहाँ से और वीकनेस आ सकती है इन काउंटर्स में, या फिर इन स्तरों पे थोड़ा थमना चाहिए? देखिए, अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म की बात करें तो रिलीफ रैली अगर ओवरऑल मार्केट में बनेगी आज तो यहाँ पे भी बन सकती है, लेकिन ट्रेंड खराब हो चुका है। और अगर आने वाले दिनों की बात करें या हफ्तों की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेफिनेटली फर्दर लोअर लेवल्स आ सकते हैं। ये गिरावट कोई थमने वाली गिरावट नहीं है। और यहाँ पे हिंद पेट्रो की अगर बात करें 364 के करीब प्राइस है। यहाँ पे एक कंजेशन जोन बनता है करीब करीब 330 के आसपास, तो 330 तक तो ये बहुत आराम से जा सकता है और वहां पे फिर शायद एक कंजेशन जोन की वजह से सपोर्ट बनता हुआ हमें दिखाई दे। और जहां तक BPCL की बात है तो BPCL में प्राइस लेवल एट दिस पॉइंट इन टाइम इज अराउंड 265 और यहाँ पे भी ट्रेंड बहुत ही खराब है और डाउन साइड पे यहाँ पे भी फर्दर लोअर जा सकता है। सपोर्ट जो इमर्ज होने के चांसेस बनते हैं वो करीब करीब बनते हैं 240 पे, तो वहां जब पहुंचेगा तब एक उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये रुके। 265 का टूटना वुड बी अ वेरी नेगेटिव साइन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस फॉर दिस काउंटर। देखिए दोनों ही काउंटर्स पे जो है और भी गिरावट हावी हो सकती है। HPCL 330 रुपए तक लुढ़क सकता है, BPCL में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म में चार्ट स्ट्रक्चर देखे वो काफ़ी बिगड़ता हुआ नजर आया है, सपोर्ट लेवल्स को तोड़ते हुए दिखे हैं। तो देखिए ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सा हल्का होना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो है चार्ट स्ट्रक्चर बिगड़ने के चलते थोड़ी और वीकनेस आ सकती है, ऐसा मानना है। पर आज पिरामल फार्मा पर भी नज़र डालेंगे, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। और कल भी हमने देखा कि जो कंपनी का स्टॉक प्राइस था गिरते बाजार में भी अपने आप को होल्ड करते हुए दिखा था। किरण जी, क्विकली एक बार आपसे चार्ट चेक, पिरामल फार्मा कैसे देख रहे हैं आप इसको? पिरामल फार्मा की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से डेली चार्ट प्राइस देखने को मिल रहा है अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो एक नेगेटिव स्टार्ट स्ट्रक्चर है। तो जब तक स्टॉक में ऊपर में कोई भी 230 के ऊपर रिकवरी नहीं देखते तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिनके पास है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 210 का मेंटेन कीजिए, क्योंकि 210 ब्रेक करेगा तो और भी नीचे जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ बाई के लिए अवॉइड, जिनके पास है वो 210 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। चलिए पिरामल फार्मा पर एक टेक, और कल भी इस स्टॉक का जिक्र हमने किया था। इनफैक्ट कल के सत्र में जहां बाजार में कमजोरी हाथ लगी वहां पर पिरामल फार्मा एकमात्र स्टॉक जहां पर अच्छा खासा एक्शन, फार्मा स्पेस से भी हमने डाउन टिक्स ही देखे थे, लेकिन इस स्टॉक में कुछ अच्छा एक्शन देखने को मिला था। इस सुबह बेहतर संकेत नजर आ रहे हैं भारतीय बाजार के लिए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशंस पॉजिटिव शुरुआत के हैं। एशियाई बाजार मिक्स जरूर नजर आ रहे हैं और यूएस के मार्केट्स जो हैं बीती रात निचले स्तरों से रिकवर होते हुए देखने को मिले। आज जब बाजार खुलेंगे तो HCL टेक्नोलॉजी के नतीजे जो हैं जो निकल कर आए कल, उस पर हम रिएक्ट करेंगे। हमारे CPI के डेटा उन पर रिएक्ट करेंगे। आज सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी है। बाजार खुलते ही कई सारे इवेंट्स जिस पर हमें रिएक्ट करना है, इस पर फोकस भी रहेगा।
FIS की कैश मार्केट में वैसे बिकवाली का सिलसिला जो है अब भी जारी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, पोंगल की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। कल शाम हमने लोहड़ी मनाई और आज दुनिया के हर हिस्से में मकर संक्रांति और साउथ में पोंगल की धूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार में कल के सत्र को अगर याद कीजिएगा, भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला, कंसर्न्स थे, सेल ऑफ देखने को मिले। इस सेल ऑफ से कोप कैसे करना है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और बाजार के जाने माने दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ ईटीना स्वदेश पर हम लगाते हैं ताकि वो अपनी एनालिसिस, अपनी डिटेल डीप डाइव एनालिसिस आपको बता पाएं और आपको सही राह दिखा पाए। इसी कड़ी में हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा भी जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। गुरमीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। गुरमीत, मानसी दिस साइड, भारतीय बाजार के लिए इस वक्त आपकी रीडिंग क्या कहती है? दिस मॉर्निंग ऑफ कोर्स संकेत सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते और साथ ही इस हफ्ते की कल की शुरुआत काफी ज्यादा शॉकिंग रही। बिकवाली का दबाव इनफैक्ट हर तरफ, चाहे फिर वो इक्विटी मार्केट्स हो या फिर करेंसी हो, हमने काफी भारी गिरावट के लेवल्स देखे हैं। FIS की भी सेलिंग ही नजर आई। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को इस वक्त? मानसी, आप देखिए, जब भी बॉन्ड यील्ड बहुत शार्पली ऊपर गया है, ट्रम्प साहब के इलेक्शन के बाद बॉन्ड यील्ड करीबन 3.6 से 4.8 पहुंच गया है, 1.25% के आसपास बॉन्ड यील्ड ऊपर गया है। तो जो अट्रैक्टिवनेस होती है जो बॉन्ड की, डॉलर बॉन्ड की, वो बढ़ जाती है। तो ये 2016-17 में भी हुआ था, जब इलेक्शन हुआ था ट्रम्प का फर्स्ट टाइम, तब भी करीबन डॉलर इंडेक्स जो है 5-6% जंप किया था एक महीने के अंदर। और तब भी हमने FIS की करीबन 30,000 करोड़ की बिकवाली देखी थी 2017 में, एक ही महीने में। आप भी आज जनवरी का नंबर देखेंगे तो 26-27 हजार करोड़ की बिकवाली इस महीने ऑलरेडी हो चुकी है। कल जरूर हमने थोड़ा सा, मुझे लगता है, छोटा मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा सा पैनिक नजर आया। आई थिंक बहुत लोगों ने, जब मिड कैप इंडेक्स में फॉल आता है एक दिन में 4-5%, तो बहुत जल्दी सारे रिटर्न्स ले लेता है जो आपने बनाए होते हैं 3-6 महीने में। तो ये थोड़ा कुछ हद तक की करेक्शन टेक्निकल है। एक जरूर चीज जो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है वो ये है कि हमारी अपना ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। सरकार ने कैपेक्स जो है वो कम किया है। 11 लाख करोड़ का बजट था, अभी करीबन 5.5 लाख करोड़ ही हुआ है। तो इस साल वो मिस करेंगे। अर्बन कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन है। तो जब पिछली बार ये हुआ था तो इतना स्लो डाउन नहीं था ग्रोथ मोमेंटम में। फर्क ये है कि इस बार थोड़ा सा जो आपका अर्निंग स्लो हुआ, साथ में ये जो ग्लोबल इवेंट हुआ, इस करके थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा है। बट मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम टेक्निकल है, स्ट्रक्चरल नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में भी आपको स्लो डाउन ही दिखेगा अगले कुछ क्वार्टर तक। थोड़ा सा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी, बजट आने वाला है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इशू टेक्निकल है और इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार ने 3 साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, थोड़ा रिटर्न वो वापस भी लेगा, एक तरफ तो नहीं चल सकता। और आप देखिए, पिछले 10 साल में से 8 या 9 साल हमारे पॉजिटिव क्लोजिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है और इस समय आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। रखना है। गुरमीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं, लोहड़ी की भी शुभकामनाएं। गुरमीत जी, एक सवाल जो लोगों के मन में है, जो निवेशक हैं, वो ये सोच रहे हैं कि क्या अभी पैसे लगाएं, अगर लगाना है तो एक्युमुलेट करें, या फिर बजट का वेट कर लें, नतीजों का सीजन एक बार साफ हो जाने दे कि कहां पर अच्छे नतीजे आ रहे हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लें। आपकी राय क्या होगी सर? देखिए, परफेक्ट लेवल पे टाइमिंग कोई नहीं कर सकता है। मतलब जो बोलता है वो या तो झूठ बोलता है। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है तो एक तो अगर आप SIPs कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स अभी लेने हैं तो थोड़ा सिलेक्टिव हुई। ये पहला वाला साल नहीं है कि आप सब कुछ अच्छा करेगा। यहाँ से जैसा आपने बोला कि अर्निंग्स लेड ग्रोथ, जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आ रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अर्निंग्स यहाँ से बढ़ सकती हैं, वहाँ पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे IT स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है वहाँ पे अगर आपने HCL के नतीजे कल देखे हो तो उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ अच्छी की है, गाइडेंस भी मीट किया है। और US में अगर रिकवरी होती है, टैक्स कट्स होते हैं, तो IT के लिए अच्छा है। सिमिलरली हेल्थ केयर में मुझे कुछ ग्रीन पॉकेट्स दिख रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। US चाहेगा कि डिपेंडेंस चाइना पे कम हो,
तो थोड़े से सप्लाई चेन ओरिएंटेशन भी होगा, और थोड़ी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स हैं जैसे टेक्सटाइल में कुछ लिमिटेड कंपनीज है, वहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। आरबीआई कुछ समय में रेट कट शायद देखने को आपको मिलेगा। इन्फ्लेशन का डेटा ठीक आया है, कोर इन्फ्लेशन लगभग वहां से 3.6 के आसपास है, तो जो 4 के नीचे है। सीपीआई में भी थोड़ा सा आपको ईजिंग देखने को मिला है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है बैंक्स बहुत रीजनेबल है। सबसे रीजनेबल पॉकेट इंडेक्स का अभी बैंक्स है, तो थोड़ा सिलेक्टिवली करिए और स्टैगर वे में करिए। खाली किसी इवेंट का वेट मत करिए कि मैं बजट के बाद ही करूंगा या 20 तारीख को ट्रम्प जब चार्ज लेंगे तभी करूंगा। मार्केट नेगेटिव न्यूज ज्यादा जल्दी डिस्काउंट करता है, तो वो मुझे लगता है काफी हद तक प्राइसेस में आपको देखने को मिल गई है। हो सकता है थोड़ा सा और देखने को मिले, तो स्टैगर्ड अप्रोच जो है मेरे हिसाब से बेटर है। अगले 2-3 सप्ताह में आप पैसा लगाइए। अभी अगर 100 रुपीज आपके पास लगाने को है तो 35-40 रुपीज जरूर निवेश करिए। और साथ ही फिलहाल क्या करना चाहिए ये हमें बताया। तो गुरमीत का कहना है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं या लिक्विडिटी है तो उसमें से 30 से 40% का एलोकेशन इन स्तरों पर करना आप ज़रूरी समझें। यहाँ पर कुछ एक सेक्टर्स जैसे कि आईटी, हेल्थ केयर और साथ ही बैंकिंग में आप फोकस ज़रूर कर सकते हैं। और शो के दौरान हम कुछ एक ऐसे काउंटर्स भी अपने एक्सपर्ट के द्वारा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पर चलिए अब 9 बज चुके हैं और वक्त है जानने का कि आज के नवरत्न काउंटर्स कौन से हैं। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी वरुण के पास जो कि इस लिस्ट के साथ तैयार है। ओवर टू यू वरुण। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है तीसरे तिमाही के नतीजे पे जो है फोकस रहेगा। और यहाँ पे देखें तो सबसे पहले HCL टेक पे देखेंगे। यहाँ पे Q3 नंबर्स जो है लार्जली इनलाइन आई है, कमेंट्री अच्छा आया है। FY25 का गाइडेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू गाइडेंस थोड़ी बढ़ा दी गई है। 3.5 से लेके 5% तक का रेंज था, वो बढ़ा के 4.5 से 5% कर दिया गया है। बट एबिट मार्जिन अनचेंज रही है, लगभग 18 से लेके 19% तक। तो ओवरऑल जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ब्रोकरेजेस का मिक्स रिएक्शंस देखने मिला है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो प्रवीण सोमेश्वर जो है सक्सीड करने वाले हीना रंगराजन की जगह MD CEO के पद पे। और याद रखिए हीना रंगराजन जो है डायजियो ग्रुप पे जो है हाई लेवल्स पे जाने वाली है, कोई नई रोल लेने वाले हैं। और प्रवीण सोमेश्वर की बात करें तो HT मीडिया के 5 साल से वो CEO MD थे और 24 साल जो है उन्होंने पेप्सिको में भी बिताया है। एंजल वन की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर तीसरे तिमाही के नतीजे आए हैं क्योंकि कैश वॉल्यूम्स और हायर ओपेक्स के कारण जो है आप कह सकते हैं वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। इसके अलावा ग्रुप CEO के तौर पे अम्बरीश खेंगे को भी अपॉइंट किया गया है जो गूगल पे के VP भी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे देखने मिल रही है। आनंद राठी की बात करें तो यहाँ पे इनलाइन सेट ऑफ Q3 नंबर्स आए हैं। बोर्ड ने अप्रूवल दिए 1:1 का इशू और मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है कि 20 से लेके 25% तक की ग्रोथ आगे रहेगी। BL की बात करें तो यहाँ पे इनको 560 करोड़ का जो है ऑर्डर आया है, तो इस पर भी नज़र रखिएगा, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। वही JSW एनर्जी LOI मिल चुकी है इनको KSK महानदी थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। और बायकॉन पे नज़र रखिएगा, HSBC की रिपोर्ट आई, अपग्रेड कर दिया है रिड्यूस से लेके अब बाई तक। और टारगेट प्राइस भी देखें तो 290 से बढ़ा के 430 कर दिया है। टर्न अराउंड पे जो है बुलिश नज़र बन रहा है, खास करके जो प्लांट्स USFDA प्लांट्स की अप्रूवल मलेशिया और इंडिया में रिसेंटली आए थे। अल्ट्राटेक ACC अंबुजा पे भी नज़र रखिएगा, सेबी की अप्रूवल आ गई है JSW सीमेंट की IPO को लेके। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो है थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर जो है इनके पीयर्स में देखने मिल सकती है लिस्टेड स्पेस में। JSW सीमेंट जो थी DRHP फाइल की थी पिछले साल अगस्त के 2024 के महीने में। और आखिरी स्टॉक के बारे में हम बात करें तो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज पे आता है BSE। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, अपग्रेड कर दिया है, होल्ड पे पहले अंडरवेट था। और टारगेट प्राइस भी 3,500 से बढ़ा के कर दिया है 5,250 रुपये प्रति शेयर। और आगे जाते हुए अर्निंग्स अपग्रेड पे जो है एक बुलिश नज़रिया बनता है। बहुत शुक्रिया आपका 9 के नवरत्न की लिस्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक्सचेंज एंसिलरीज आज फोकस में रहेंगे। BSE लिमिटेड पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आई है जेफरीज की, इसके चलते। इसके अलावा आनंद राठी और साथ ही एंजल वन नतीजों के बाद रिएक्ट करते हुए जरूर नजर आएंगे। साथ साथ BL, JSW एनर्जी, पेटीएम, मजगांव डॉक और HCL टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे काउंटर्स हैं जिस पर बाजार खुलने के साथ ही हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि खबरों के दम पर और तिमाही नतीजों के दम पर इनमें एक्शन नजर आ सकता है। लेकिन
चलिए इस वक्त आगे बढ़ते हैं और हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कल के बाजार को अगर याद करेंगे, बिकवाली देखेंगे, इस वक्त अगर देखें 23,165 के लेवल्स के आसपास प्री ओपन टिक्स जो हैं नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स के अप मूव। चंदन, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से अच्छे साइंस हैं आज सुबह के लिए, लेकिन कल काफी पेन नजर आया मार्केट में। कैसे रीड कर रहे हैं इस मार्केट को आप, और आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस? जी मानसी जी नमस्कार, आपको और सभी एनालिस्ट और दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जी आपको भी। बाजार की बात करें तो इंडेक्स में लगातार पिछले 6-7 दिनों से लो राइज के फॉर्मेशन बन रहे हैं। एक मेजर सपोर्ट था 23,333, उसको डिसाइसिवली तोड़ा, कल बाउंस दिया और फिर वापस सेल ऑफ आया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 23,333 नहीं निकलता है तब तक मार्केट में मेजर रिवर्सल आएगा नहीं। इनफैक्ट बाउंस आता है तो बाउंस कितना टिकता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। 23,333 एक इमीडिएट पे हर्डल का काम करेगा और कहीं ना कहीं इंडेक्स 22,800 का जो मेजर सपोर्ट है उसको छूने का ट्राई करेगा। तो सेटअप और सेंटिमेंट हल्के से नेगेटिव है। भले ही कल डाउन ने रिकवरी दिखाई थी गिरने के बाद, उसके वजह से ग्लोबल संकेत थोड़े से रिकवरी दिखा रहे हैं, पर जब तक कि हर्डल नहीं निकलता है तब तक बाजार में ऊपर के लेवल पर टिक पाना मुश्किल है। इन हिसाब से आपको मार्केट में ट्रेड सेटअप ढूंढना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर वीक है। कुछ दिन पहले 50,000 तोड़ा, अब जब तक 48,750 49,000 नहीं निकलता है तब तक अगेन बाउंस है वो केप्ट रहेंगे और बाउंस वापस सेलिंग में तब्दील हो सकते हैं। इंडेक्स पर ये आउटलुक, मार्केट पर ये टेक। चंदन, स्टॉक स्पेसिफिक आपके रेडार पर क्या है? बाजार खुलने में बस 3 मिनट बचे हैं। आप कहीं ना कहीं काफी सिलेक्टिव होना पड़ेगा इस मार्केट में, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी नेगेटिव है। चाहे निफ्टी की बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें या फिर स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें, बट फिर भी ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव आईटी कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज में पॉजिटिव बायस रहेगा। और मैं यहाँ पे चर्चा में लाना चाहता हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक ने कल एग्जैक्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है और पिछले लगभग 110 दिनों से ये काउंटर कभी भी 50 डे के नीचे नहीं गया है। तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 5,050 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 5350 तक के टारगेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बनने चाहिए। उसके अलावा आईटी काउंटर्स पॉजिटिव है और आईटी में टीसीएस ने जो नेगेटिव पैटर्न है उसको निगेट किया है। 2 दिन से फॉलो अप एक्टिविटी है, तो यहाँ पे 4,200 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग 4460 तक के टारगेट बनेंगे। तो बीएससी और टीसीएस दो खरीदारी के ट्रेड यहाँ पे ढूंढने चाहिए, इवन आफ्टर द मार्केट वोलेटिलिटी और मार्केट वीकनेस। और टीसीएस ये 2 शेयर आपके लिए खरीदारी के लिए चंदन जी की तरफ से। चंदन जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, बाजार खुलने में 2 मिनट के आसपास समय रह गया है। तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस जी गुड मॉर्निंग। आप बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज के लिए? मेरा नमस्कार। तो मेरा जो पहला स्टॉक है वो टेलीकॉम सेक्टर से है, भारती एयरटेल लिमिटेड। ये स्टॉक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है और स्टॉक जो है अपनी शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मार्केट में हमने एक भारी गिरावट देखी है, लेकिन स्टॉक अभी भी एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। रेशियो चार्ट पे भी अगर देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से भारती एयरटेल में एक हल्की सी डिप में खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 1549। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 1645 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1695 का। और दूसरा जो स्टॉक है मेरे रडार पे वो है दूसरा जो स्टॉक है मेरे रडार पे है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी वीक है और बैंकिंग एज अ सेक्टर हमें काफ़ी वीक लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमने एक 200 दिन की मूविंग एवरेज के बाद एक कंटिन्यूसली फॉल देखा था और आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक रिसेंटली एक ब्रेकडाउन दिया है। तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक होने की वजह से हम एडवाइस कर रहे हैं कि एक पुल बैक रैली अगर आईसीआईसीआई बैंक में आती है करीबन 1240 1245 के बीच में, तो वहां पे एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं 1275 का स्टॉप लॉस लगा के, और लक्ष्य रहेगा 1210 का, और वो ब्रेक होता है तो 1180 तक भी स्टॉक जा सकता है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली की सलाह 1210 1180 के टारगेट और 1275 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है आपको, और एयरटेल में खरीदारी आपको करनी है 1645 1695 के टारगेट के लिए। बाजार खुलने वाले हैं, लेकिन जो गैप गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था उतनी तेजी पर खुलने के संकेत नहीं है। निफ्टी खुल रहा है करीब 80 अंकों पर, संकेत ये थे कि 100 105 अंकों पर निफ्टी खुलेगा।
और सेंसेक्स की बात करें, शांत शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। निफ्टी बैंक खुल सकता है करीब करीब 250 अंक ऊपर। हालांकि शुरुआत में जो प्री ओपन से जो एडवांस प्लान जो दिख रहा है वो आज मजबूती के इंडिकेशंस जरूर दे रहा है। तो बाजार की शुरुआत हो गई है और जो शुरुआत हुई है ठीक 80 अंक हुई है और अच्छी बात हुई है कि बाजार थोड़ा सा नीचे खुल के अब स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी की जो तेजी है 110 अंकों के आसपास की हो गई है, तो 30-40 अंकों के आसपास का ही ब्रीदर सही ये अच्छे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाना चाहिए। सेंसेक्स ने 300 अंक ऊपर ओपन किया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो शुरुआत जहां पर हुई वहां से स्ट्रेंथ और बढ़ी है। 343 अंक ऊपर आपको इस वक्त सेंसेक्स निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ दिखेगा। करीब 1500 शेयर मजबूती वाले हैं और करीब 400 शेयर आज कमजोरी के साथ शुरुआत की है। HCL टेक नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि तेज गिरावट है, करीब 6% के आसपास टूटा है। ये शेयर निफ्टी का टॉप लूजर है और निफ्टी के आज 50 में से 45 शेयरों में मजबूती दिख रही है। BL को ऑर्डर की खबर थी, बजट सामने खड़ा है, इस पर हमने व्यू भी लिया था। 2% ऊपर ये शेयर है। नया निफ्टी का ये पार्ट बना है। इसके अलावा NTPC में तेजी 2% के आसपास की है। SBI में काफी तेज हमने करेक्शन देखा था, आज अच्छी शुरुआत की SBI ने 2% ऊपर। इसके अलावा इंडसइंड बैंक ने करीब कल की स्ट्रेंथ को और बढ़ाया है, 2% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं इंडसइंड बैंक के शेयर में भी। हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, ट्रेंट में भी हम देख रहे हैं कि ये थोड़े बीटन डाउन स्टॉक्स थे, यहाँ पर भी बाइंग थोड़ी आ रही लोअर लेवल से। और क्रूड जिस तरह से मजबूत है, ONGC में भी आज हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, लेकिन OMCs में भी आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी रिलीफ बाइंग जरूर है। BPCL करीब 1.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। लेकिन अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो पिरामल एंटरप्राइजेज कल अच्छी स्ट्रेंथ शेयर ने दिखाई थी और माफ कीजिएगा पिरामल फार्मा ने। आज पिरामल एंटरप्राइजेज में हम देख रहे हैं कि 4.5% के आसपास की तेजी दिख रही है। बायोकॉन रिपोर्ट अच्छी आई, कल भी शेयर चल रहा था लेकिन कल वीक सेंटिमेंट के चलते शेयर नीचे आया था, लेकिन आज स्ट्रेंथ बायोकॉन में अच्छी है, करीब 4% की तेजी पर शुरुआत हुई है। BSE को लेकर एक कंसेंसस बिल्ड हुआ हमारे एक्सपर्ट्स के बीच में भी और अभी थोड़ी देर पहले चंदन जी ने आपको बाय करने की सलाह दी। BSE के शेयर में अच्छी शुरुआत हुई है, 3-3.5% के आसपास की। हडको, JSW एनर्जी, अडानी टोटल गैस, ये कुछ शेयर्स हैं जहां 3 से 4% के आसपास की तेजी है। सेल में भी हम 3% के आसपास की तेजी देख रहे हैं और HFCL कल बड़ा डैमेज हुआ था, HFCL के शेयर में करीब 3% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। लेकिन मेटल स्टॉक्स में अगर हम हिंद कॉपर की बात करें तो कल भी हमने गिरावट देखी थी, आज शुरुआत इसने थोड़ी सी मजबूती के साथ जरूर की है। तो अच्छी शुरुआत बाजार की हुई है और अच्छी चीज ये है कि शुरुआत में ऐसी कोई ज्यादा वोलेटिलिटी हम देख नहीं रहे हैं। 100 अंक की तेजी को होल्ड करने की निफ्टी कोशिश कर रहा है, 0.5% के आसपास के गेंस हैं और सेंसेक्स में 350 अंकों के आसपास की तेजी है। आप हीट मैप देखिए, HCL टेक को छोड़कर निफ्टी में एक भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर 1% की से ज्यादा की आपको गिरावट दिखे। इंडसइंड बैंक हो गया, इसके अलावा अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं, कल सारे के सारे शेयर पिटाई के शिकार हुए, आज वहां पर रिकवरी आ रही है। अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज 2 से 2.5% के आसपास की मजबूती है और इसके अलावा पावर से रिलेटेड जो शेयर्स हैं वहां पर भी स्ट्रेंथ है। टाटा ग्रुप के शेयरों में टाटा मोटर 750 रुपए के स्तर पर आने के बाद थोड़ी बाइंग आ रही है। हमने ये चेक भी किया था, एक्सपर्ट्स का ये व्यू था कि 800 रुपए के ऊपर ही आपको इसमें तेजी के मौके खोजने चाहिए। ग्रासिम एक और शेयर था जहां पर कल हमने तेज सेल ऑफ देखा था, आज संभालने की कोशिश ये भी शेयर कर रहा है। 1.5% के आसपास की मजबूती ग्रासिम के शेयर में दिख रही है। लेकिन IT शेयर में आज HCL टेक के साथ साथ थोड़ी सी कमजोरी जरूर है। विप्रो, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सारे के सारे शेयर्स आपको निफ्टी के लूजर्स में दिखेंगे और निफ्टी में जो गिरने वाले 6-7 शेयर हैं उसमें ज़्यादातर आपको IT शेयर ही दिखेंगे। एक शेयर इसमें आप HUL का भी देख सकते हैं। तो IT और कंजम्पशन ये थोड़े से बाजार को नीचे खींच रहे हैं, अदरवाइज आज मूड बाजार का अच्छा दिख रहा है। निफ्टी के जो गेंस हो गए हैं वो हो गए हैं 120 अंकों के आसपास के। निफ्टी बैंक देखिए, आपको ज़्यादातर शेयरों में हरियाली दिखेगी। जो बंधन बैंक है ये ज़्यादा पिटा है, लूज पर आके ये कल ट्रेड कर रहा था। आप रियल एस्टेट में देखिए, आज आपको ज़्यादातर खरीदारी देखी। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 2-2.5% के आसपास की मजबूती दिख रही है। हमारे एक्सपर्ट ने ये रेकमेंड भी किया था आपको, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ DLF में 1-1.25% के आसपास की मजबूती है। मेटल में भी माहौल आज ठीक दिख रहा है, सेल लीड कर रहा है 4% के आसपास की तेजी के साथ। लेकिन जो बड़े स्टॉक्स हैं, टाटा स्टील या फिर JSW स्टील, हिंडाल्को, यहाँ पर भी 2 से 3% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। 23,200 के ऊपर निकल गया है इस बीच निफ्टी
और आप ऑटो में भी देखिए, ऑटो में भी ज़्यादातर शेयर आपको आज मजबूती के साथ ही कारोबार करते दिखाई देंगे। तो FMCG हो गया और इसके अलावा IT हो गया। आज यहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रेशर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में मैनेजमेंट चेंज की खबर है, लेकिन शेयर में हम 2% के आसपास की नरमी आज के सत्र में देख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप की काफ़ी तगड़ी पिटाई हुई है। अगर हम इस पूरे महीने की बात करें, अब तक जो भी सत्र बीते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी वहाँ से भी राहत के ही संकेत आपको दिखाई देंगे। ज़्यादातर शेयर आप देखिए 3 से 4% के आसपास की मजबूती पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और शेयर आप डिक्सन टेक को देखिए, 2.5% के आसपास की मजबूती डिक्सन टेक के शेयर में दिखेगी। नंबर्स जहां पर कमजोर आए हैं वहां पर थोड़ी थोड़ी आपको नरमी दिखेगी। डेल्टा कॉर्प का शेयर आज आपको नीचे 3.5% के आसपास की गिरावट दिखाएगा। डिक्सन टेक 2.5% के आसपास की बढ़िया तेजी, 16,200 रुपए के ऊपर जाकर डिक्सन टेक का शेयर कारोबार कर रहा है। तो अच्छी शुरुआत हुई है। फटाफट अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अपने एक्सपर्ट के पास चलेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओपनिंग ट्रेड में आपके लिए मौके कहां पर अच्छे कमाई के बन रहे हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। तो चलिए, आज मार्केट्स की तस्वीर फिलहाल तो अच्छी दिखती हुई नज़र आ रही है, जहां पे मात्र 3 ही इंडेक्स हैं जहां पर फिलहाल थोड़ी सी बिकवाली दिखाई दे रही है, पर इसके अलावा सेक्टोरली भी पिक्चर काफ़ी अच्छी है। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, आइए फटाफट वो जानना शुरू करते हैं। और चंदन, इस तेज़ी में क्या कोई फ्रेश बाय ट्रेड्स सामने आ रहे हैं या थोड़ा भी कॉशियस अप्रोच रखेंगे? बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स। देखिए, मैंने पहले तो एक ट्रेड के लिए BSE के लिए बारे में बात की थी, तो BSE का ट्रेड सेटअप मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा रनअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेड में दम है, पॉजिटिव मूव रखना चाहिए। यदि आपने मॉर्निंग टिक में लिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे 5200 के रिवाइज सपोर्ट से ले सकते हो 5550 तक के टारगेट के लिए। तो BSE पे ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा यदि आप दूसरे सेटअप्स की बात करें तो सिलेक्टिव IT नाम पे फोकस करना चाहिए और कहीं ना कहीं निफ्टी IT है वो बाजार को होल्ड कर रहा था और इंडेक्स को मैं क्लोजली 23,333 के लेवल पे ध्यान रखूंगा। 23,333 निकलता है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बनेगी। एक और नए ट्रेड सेटअप के लिए मेरा ध्यान रहेगा बायोकॉन पे। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, हर डिक्लाइन पे बाइंग हो रही है। पिछले लगभग 10 दिनों की बात करें तो 355 358 के आसपास सपोर्ट लिया था। 374 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 395 तक के टारगेट बायोकॉन में बनने चाहिए। तो BSE बायोकॉन, ये 2 ट्रेडिंग सेटअप आज के शुरुआती बाइंग के लिए मार्केट में लग रहे हैं। ऑलराइट, तो देखिए 2 काउंटर्स जहां पर आपको नज़र रखनी है। एक है BSE, जहां पर काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है हम ऑलरेडी आते हुए देख रहे हैं, पर अभी भी चंदन को पसंद आ रहा है। BSE का शेयर प्राइस अगर हम देखें तो काफ़ी 4% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है, ये पसंद है चंदन को। और साथ ही बायोकॉन, यहाँ पर कल एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर आया था, इनके मलेशियन फैसिलिटी को US FDA से अप्रूवल मिल गया था। कल कुछ अपग्रेड्स थे और आज HSBC के अपग्रेड के चलते उत्साह है, पर 395 के टारगेट सब और दरवाजे खुलते हुए। अब तेजस, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स कहां पर है? तो आज का जो मेरा ओपनिंग ट्रेड है वो NBFC स्पेस से है, दिग्गज बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक में एक 2 जनवरी को ब्रेकआउट आया था 7250 के ऊपर और उसके बाद हमने लगातार एक स्टॉक में रैली देखी थी। बट मार्केट में जो करेक्शन हुआ उसके चलते हमने पिछले 5-6 दिनों में स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है और कल के सत्र में 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वहां से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और बाउंस दिया था। आज वापस स्टॉक ने एक हायर हाई बनाया है। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 7,030 का पहला लक्ष्य रहेगा, 7,550 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 7,700 का। ऑलराइट, तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। दिग्गज NBFC प्लेयर बजाज फाइनेंस, आज हम देखे भी तो वो अच्छी तेज़ी ऑलरेडी दिखा रहा है, यहाँ पर भी बड़े टारगेट्स आते हुए। अब किरण, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पर हैं? सो ओवरऑल किस तरह से मार्केट अभी खुला है, कहीं ना कहीं काफी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है जो अपने प्रीवियस बॉटम के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं। तो एक काउंटर है बजाज फाइनेंस हमारे ध्यान में। डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के बाद हमने देखा था कि लगातार 4 दिन से स्टॉक 7600 से 7300 तक आ चुका है। अब आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है, 7280 के आसपास चल रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से कोई भी डिप आता है 7200 तक, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए।
एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 7100 का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वापस ये स्टॉक 75-7600 तक जा सकता है। तो बजाज फाइनेंस लुक्स प्रॉमिसिंग। और एक स्टॉक्स हमें अच्छा लग रहा है बैंकिंग के अंदर ही, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बनी है, साथ ही साथ कल की कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखोगे तो बुलिश पियर्सिंग लाइन है। तो मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें और मल्टीपल पैटर्न दिख रही है एक्सिस बैंक के ऊपर। तो एक बार के लिए यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, 1020 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप यहाँ से एटलीस्ट 15 दिन का टारगेट रखोगे तो 15 दिन में कहीं ना कहीं वापिस ये 1100 के ऊपर आ सकता है। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे बट पोजिशनली दोनों कॉल है, एक्सिस एंड बजाज फाइनेंस दोनों ने लॉन्ग करके जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए हमारे तीनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स के ओपनिंग ट्रेड्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस पर दोनों ही तेजस जी और किरण जी का भरोसा कायम। बजाज फाइनेंस के साथ बजाज ट्विंस बजाज फिनसर्व पर भी एक नज़र होनी चाहिए। बजाज फाइनेंस के टारगेट्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 7700 तक जाने की संभावना एक्सपर्ट्स को नजर आती है, और साथ ही तेजस का भी ये मानना है कि 7550 तक के टारगेट्स यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। बजाज फिनसर्व में भी अच्छा एक्शन है। वहीं किरण जी की एक और रिकमेंडेशन एक्सिस बैंक पर है, और साथ ही चंदन जो बीएससी बाजार खुलने से पहले एक रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी, बाजार की शुरुआत के साथ अच्छा खासा एक्शन, और साथ ही बायकॉन पर भी खरीदारी की राय। सो ओपनिंग ट्रेड्स में सारे के सारे खरीदारी के कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, और बाजार में तेजी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 50 में से निफ्टी के करीब 41 शेयरों में अच्छा खासा एक्शन है। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी का दौर देखने को मिलेगा। मेटल पीएसयू में करीब 2-2.5% की मजबूती, एनर्जी शेयरों में 2% से ज्यादा का उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो अच्छी शुरुआत मच्योर यहां पर मार्केट खोलते हुए, और उसके बाद जो तेजी है वो कायम 23,200 के नजदीक इस वक्त पहुंचता हुआ निफ्टी करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ। एनटीपीसी, बीईएल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे स्टॉक्स का जिक्र हमारे 9 के 9 रत्न की सूची में था, और बाजार खुलने के साथ इन स्टॉक्स में मजबूती का एक्शन भी देखने को मिला है। लेकिन एक और स्पेस है आरईसी पीएफसी। पावर फाइनेंस कंपनियों पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई, पॉजिटिव रिपोर्ट है। चंदन जी, खरीदारी की राय पीएफसी में 550 तक के टारगेट से मानकर चल रहे हैं, और आरईसी 600 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव्स की अगर बात करें, 43 लाख करोड़ की ट्रांसमिशन पाइपलाइन से ग्रोथ बढ़ने की संभावना है। एनर्जी ट्रांजिशन फंडिंग आगे तेजी का एक बड़ा ट्रिगर भी साबित हो सकती है। सो पॉजिटिव न्यूज फ्लोज, और इस रिपोर्ट में कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स बताए गए हैं आरईसी पीएफसी के लिए। पावर फाइनेंस पर आपकी राय क्या होगी चंदन जी? शुरुआती तेजी भी देख रहे हैं 3-3.25% की दोनों ही स्टॉक्स में। जी बिल्कुल, देखिए पीएफसी आरईसी की बात करें तो पिछले लगातार 2 महीने में काफी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी, और अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंपैरेटिवली बेटर होना चाहिए। कहीं ना कहीं स्टॉक अपने लगभग 7-8 महीने के लोवेस्ट लेवल पे आके सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। 385 इसका अप्रैल 2024 का लो था, और इस बार ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल को टेस्ट करके बाउंस देने का ट्राई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिवर्सल को प्ले कर सकते हैं। पोजिशनली 385 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 430-35 तक के बाउंस आ सकते हैं। आरईसी की बात करें तो आरईसी में भी सेम सेट ऑफ पैटर्न बने हैं। पिछले 6 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम बने, और अब आज लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेशन करता है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर बन सकते हैं। 445 का सपोर्ट रहेगा, 485-490 तक का टारगेट। याद रखें इमीडिएट ट्रेंड नेगेटिव था, बट उस नेगेटिव ट्रेंड में कहीं ना कहीं अब थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी और बार्गेन बाइंग इनकाउंटर में देखने को मिल रही है। एक बार स्टॉप लॉस बताएंगे, रिपीट करेंगे चंदन जी? बिल्कुल, आरईसी की हम बात करें तो आरईसी में सपोर्ट में यहाँ पे लगभग 445 के आसपास का देखना चाहूंगा, 445 का, और ऊपर में टारगेट देखें तो 485-490 की तरफ देख सकते हैं। इस वक्त आरईसी पीएफसी पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट और एक्सपर्ट के रेडार पर भी ये स्टॉक, और यहां से मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर आप देखेंगे, सिर्फ आईटी सेक्टर बैक सीट पर बैठा है, इसके अलावा हर सेक्टर, हर सेगमेंट, हर पॉकेट में इस वक्त एक्शन जरूर दिख रहा है। चाहे फिर वो पीएसयू बैंक का खेमा हो, एनर्जी प्लेयर्स हो, मेटल सेक्टर हो, ऑटो हो, या फिर रियल एस्टेट या फार्मा हो। सो चलिए, टेक्सचर इस वक्त बाजार का ऑन द फेस ऑफ इट पॉजिटिव नजर आ रहा है।
है। इस बीच BEL बाजार खुलने से पहले तेजस गुड मॉर्निंग इसे विजिट किया था हमने, एक बार रिविजिट जरूर करना चाहेंगे क्योंकि कंपनी को 561 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, रेडार, सेटकॉम नेटवर्क के लिए ऑर्डर कंपनी को मिले हैं, करीब 2% की तेजी। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी के पास कुल ऑर्डर बुक की अगर बात करें 10,362 करोड़ की है। BEL और इसके अलावा इसी सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों पर अगर आपका कोई टेक हो तो। देखिए, BEL का जो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्टॉक अपनी जो छोटी अवधि और लंबी अवधि दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। खाली एक ही पॉजिटिव है कि जो 25 अक्टूबर को एक लो बनाया था 257 का, वहां से मार्केट ने कल के सत्र में एक सपोर्ट लेके वापस बाउंस दिया है। तो 255 से लेके 257 के करीबन एक अहम सपोर्ट जोन है। अगर होल्ड करता है तो हम एक रिलीफ रैली देख सकते हैं स्टॉक में, जो स्टॉक को 270 से लेके 272 तक लेके जा सकता है, जहां पे स्टॉक अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और जो दूसरा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है डिफेंस स्पेस में, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक में हमने एक लगातार गिरावट देखी है, बट अगर इसकी लंबी अवधि का चार्ट देखें तो स्टॉक अभी एक सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 3700 से लेके 3750 के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक डेली और वीकली पे काफी ओवरसोल्ड है, तो मुझे लग रहा है ये दोनों स्टॉक में एक हल्की सी रिलीफ रैली आ सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है HL, ये डिफेंस वाले जो शेयर है ना फोकस में रहेंगे ही, क्योंकि देखिए डिफेंस का बजट, बाकी कोई बजट बढ़े ना बढ़े, डिफेंस का बजट कम नहीं होगा, यहाँ से बढ़ के ही आएगा। और ये बजट के अराउंड ये शेयर फोकस में निश्चित तौर पर रहने वाले हैं। निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है 100 अंकों की है, उसको बरकरार करके फिलहाल रखे हुए हैं। देखते हैं कितना टिकता है, 1 घंटा बड़ा क्रूशियल है। निफ्टी बैंक की जो तेजी है 550 अंकों के आसपास की हो गई है। एक शेयर पर जरा व्यू चाहिए आपसे चंदन जी, और वो है अशोक लेलैंड का। कल हमने देखा कि 200 रुपए के आसपास तक अशोक लेलैंड का शेयर आ गया। पिछले अगर हम 6-7 सत्र की बात करें, लगातार गिरावट का शिकार हो रहा था अशोक लेलैंड। क्या इस लेवल से बाउंस करेगा? तेजी का सौदा लेना चाहिए क्या सर इसमें? देखिए, आप अशोक लेलैंड की बात करें तो स्ट्रक्चर तो वीक है, क्योंकि पिछले लगभग 8 दिनों में काफी मेजर करेक्टिव मूव देखने को मिला है। आप देखोगे 238 से लेके काउंटर 200 तक फिसला है, बट अच्छी बात यह है कि मिड नवंबर में 200 के आसपास से इस काउंटर ने बाउंस दिया था। और इवन मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है, तो बहुत बड़ा लेवल है। टफ होगा बोलना कि रिवर्सल इन्हीं लेवल से है या फॉलोअप के बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, बट ध्यान रखें आप यदि अटेम्प्ट करते हो तो 200 को सपोर्ट बनाना चाहिए, और बाउंस आता है तो 217 तक का बाउंस इस काउंटर में बन सकता है। ठीक है, 200 रुपए का सपोर्ट, 217 तक का बाउंस, कोई बहुत मेजर इसमें तेजी की उम्मीद नहीं है चंदन जी को अशोक लेलैंड के शेयर में। अडानी ग्रुप के शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि तेजी है। कल सारे के सारे शेयर गिर रहे थे। आज अगर हम अडानी विल्मार को छोड़ दें, हालांकि उसका ट्रिगर अलग है। देखिए, अडानी विल्मार का जो जॉइंट वेंचर उसे अडानी एंटरप्राइजेस बाहर निकल रही है, अपना 44% स्टेक बेचने का फैसला किया था। OFS का भाव भी डिस्काउंट पे था, तो उसके चलते भी शेयर पर प्रेशर बना। और पिछले अगर हम हफ्ते भर की बात करें तो वहां पर 16-18% के आसपास की गिरावट हम अडानी विल्मार के शेयर में देख चुके हैं। कल तो बड़ी गिरावट का दिन था। लेकिन जो बाकी शेयर्स हैं, अडानी पोर्ट हो गया, अडानी एंटरप्राइजेस हो गया, इसमें तेजी है। कल एक खबर भी आई थी कि अडानी ग्रुप छत्तीसगढ़ में करीब 65,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है एनर्जी और सीमेंट सेक्टर में। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। न्यूज सेंसिटिव स्टॉक्स हैं अडानी ग्रुप के, और वैसे रिएक्शन भी आते हैं। तेजस जी, कोई अडानी ग्रुप का शेयर आपके रडार पर आ रहा है क्या? देखिए, अडानी ग्रुप के शेयर्स में काफी उठापटक होती है और वो भी न्यूज बेस्ड होती है। बट अगर अडानी पावरकाम स्टॉक का चार्ट देखे तो ये स्टॉक ने नवंबर एंड में एक 432 के करीबन एक बॉटम बनाया था, और उसके बाद हमने एक शार्प रैली देखी थी स्टॉक में। कल का भी जो लो है वो 445 के करीबन है, और आज हम एक हल्की सी बाउंस देख रहे हैं स्टॉक में। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। यहाँ से अगर कुछ रिलीफ रैली आती है तो 525 से लेके 530 के करीबन अडानी पावर में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो इसकी 50 दिन का मूविंग एवरेज है। लास्ट अगर हम 1 महीने या 1.5 महीने का चार्ट देखें तो कभी भी ये स्टॉक ने अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये 530 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ी रैली की आशंका है नहीं। बट यहाँ से एक हल्की सी रिलीफ रैली आ सकती है। तो ये जो रिलीफ रैली आती है उसमें किसी की लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो करीबन 525 से लेके 530 के करीबन वहां पे एग्जिट कर सकते हैं।
ठीक है, 525 530 के रेंज में अडानी पावर जाए तो वहां पर आपके लिए एग्जिट की सलाह होगी। बंधन बैंक से कब एग्जिट करें चंदन जी, क्योंकि ये लगातार गिर रहा है शेयर ये, और अब ये रिकॉर्ड लोज पर जाकर कारोबार भी कर रहा है। आज रिकॉर्ड लो बनाया, वहां से थोड़े से बाउंस कर रहा है। क्या अगर और तेजी बढ़ती है निकलने के बारे में ही सोचना चाहिए बंधन बैंक से? देखिए, बंधन बैंक की बात करें तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर वीक है, और वीक अभी से नहीं है, काफी सप्ताह से वीक है। इनफैक्ट पूरे मार्केट में रिकवरी के बावजूद भी यहाँ पे रिकवरी नहीं हुई, और स्टॉक अपने लाइफ टाइम लो पे चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ लगातार पिछले 8 सालों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे होंगे। यही सलाह रहेगी, कोई भी बाउंस आता है तो निकले, कोई बॉटम फिशिंग की सजेशन नहीं रहेगी। स्ट्रक्चर वीक है, और डाउन साइड में लाइफ टाइम लो है, तो वही सपोर्ट रहेगा, उससे नीचे वो डाउन साइड ओपन हो सकते हैं। तो अगेन कोई भी बाउंस आए निकले, काउंटर का स्ट्रक्चर वीक है, सेटअप सेंटीमेंट सब यहाँ पे नेगेटिव बन रहे हैं। ठीक है, निकलने की सलाह है बंधन बैंक से। एक जरा व्यू चाहिए एंजल वन पर। प्रॉफिट 8% बढ़ा, रेवेन्यू में 19% का हमने उछाल देखा। शेयर में हम देख रहे हैं कि लगातार जो बेयर्स हैं वो हावी दिख रहे हैं, और पिछले महीने भर में 28 से 30% की एक तरफा गिरावट आ गई है। हमने शायद इक्का दुक्का सत्र देखे होंगे पिछले एक महीने में जब इसमें कोई राइज आया होगा। तेजस जी, आप राय दे पाएंगे एंजल वन पर? क्या व्यू है आपका, कितना गिरेगा अभी शेयर ये? देखिए, एंजल वन की हम बात करें तो वीकली चार्ट तो काफी वीक है, डेली चार्ट सेटअप भी वीक ही है। स्टॉक में हमने एक लगातार गिरावट देखी है 2 जनवरी से, जब इस स्टॉक का भाव था करीबन 3000 के करीबन। 3000 से स्टॉक गिर के करीबन 2300 का लेवल दिखाया है पिछले 7-8 दिनों में। मुझे लग रहा है एक बाउंस बैक रैली आ सकती है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। इमीडिएट बेसिस पे 2175 का सपोर्ट है, और उसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो करीबन 2025 के करीबन है। तो यहाँ से एक पुल बैक रैली की हम आशा कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक में अभी बाइंग करना चाहिए। अगर कोई पोजीशन लॉन्ग फंसी हुई है तो पुल बैक रैली में एग्जिट करना चाहिए। मुझे लग रहा है 2175 से लेके 2025 तक के लेवल ये स्टॉक वापस छू सकता है नीचे में। अच्छा, ठीक है, 2175 से 2000 के लेवल है, ये शेयर छू सकता है एंजल वन का। सेल ऑन राइज, उछाल पर बिकवाली की सलाह है, या अगर आपको एग्जिट करना है उछाल पर आप एग्जिट भी इससे कर सकते हैं एंजल वन से। एक और शेयर जो थोड़ी सी ना ये भी वीक रहा है, 200 रुपए के क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है हडको का शेयर। और थोड़ा सा हो सकता है कि इन शेयरों में ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, बजट के अराउंड थोड़ी थोड़ी बाइंग संभव है कि आए। हडको पर एक चंदन जी व्यू दीजिए, कैसा लग रहा है आपको स्ट्रक्चर? हम देख रहे हैं कि लगातार वीकनेस ही है, क्या कोई सपोर्ट लेगा शेयर ये? देखिए, हुडको की आप बात करें तो हुडको में स्ट्रक्चर वीक है। इनफैक्ट राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को बन रहा है। मंथली चार्ट में तो इनफैक्ट मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, जो एक बेरिश इम्प्लीकेशन बना रहा है। तो इस नाउ तो मैं रिलीफ की बात नहीं करूंगा, बट हाँ ये जरूर है कि काउंटर को 200 और 197 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट है। उन सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर अभी वीक है। बाउंस को अवॉइड करें, या फिर कोई दूसरे स्ट्रेंथ वाले काउंटर को ढूंढने का ट्राई करें। एचसीएल टेक की गिरावट और बढ़ती जा रही है, और आप देखिए अब ये जो शेयर है नतीजों के बाद 10% के आसपास की गिरावट हो गई है एचसीएल टेक में, और इस गिरावट ने बाकी आईटी शेयरों का मूड भी थोड़ा सा खराब किया है। और उसके चलते ही अगर आप निफ्टी को देखेंगे, अभी जो 100 अंकों पर टिक रहा था वो जो बढ़त हो गई है 90 अंकों के आसपास की रह गई है। हम ये चर्चा भी कर भी रहे थे कि खुलने के बाद कितनी स्ट्रेंथ दिखाता है निफ्टी, या कितने गेंस को प्रोटेक्ट कर पाता है, ये देखने वाली चीज होगी। 90 अंकों से भी कम की तेजी, विप्रो 1.5% नीचे है, टेक महिंद्रा 2% नीचे है, इन्फोसिस में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है, टीसीएस में भी नरमी है। तो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, कुछ रिटेल, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो बाजार को थोड़ा सा ना नीचे प्रेशर बना रहे हैं ऊपरी स्तर से। हालांकि अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा है, 1550 से ज्यादा शेयर मजबूत हैं, उसके आधे करीब गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडिया विक्स में हल्की सी नरमी है 1% के आसपास की, 16 के आसपास अभी भी हालांकि इंडिया विक्स कारोबार कर रहा है। एचसीएल टेक पर चंदन जी आप व्यू दीजिए,
क्या यह आपको गिरावट और इंटेंसिफाई होती हुई दिख रही है, या फिर इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर कोई पोजीशन लेना चाहे तेजी का तो उसको लेना चाहिए, वेट करे अभी? देखिए, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव था। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भली भांति ये काउंटर होल्ड कर रहा था पिछले 150 दिनों से। अभी डेली चार्ट में भी एक राइजिंग चैनल को होल्ड कर रहा था, बट सडनली एक सेटबैक यहाँ पे नतीजों के बाद देखने को मिला है, तो एक बार अवॉइड करने की सलाह रखेंगे। मेरा ऐसा मानना था कि इस रेंज में कामकाज करेगा, बट उस रेंज को तोड़ने के बाद डाउन साइड और ओपन हो रहे हैं, कहने की 1745 तक के डाउन साइड भी यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। उन लेवल को जाने दे, उसके बाद में कोई बॉटम आउट अप्रोच की हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच मोड पे रहना चाहिए। HCL टेक नतीजे तो वैसे अनुमान के मुताबिक रहे। डॉलर आय 3.5% बढ़ी। FY25 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी 4% से उन्होंने 5% की है, लेकिन स्टॉक में हम देख रहे हैं कि 9.25% की बिकवाली देखने को मिली है। वेट एंड वॉच इस स्टॉक में कोई भी डिसीजन इस वक्त लेने की राय नहीं बन रही है। काफ़ी गिरावट है नतीजों के बावजूद। कंपनी ने अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है, 1 महीने के निचले स्तर पर है। बिगेस्ट सिंगल सेशन डिक्लाइन पिछले 6 महीनों का आज के सत्र में HCL टेक्नोलॉजीज में नजर आ रहा है। चंदन जी, जब HCL टेक्नोलॉजीज की हम बात करें, एम्फासिस के चार्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं, वहां पर भी गिरावट हावी हो रही है, कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ से और ज्यादा कमजोरी एम्फासिस में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, एम्फेसिस की बात करें तो सेटअप नेगेटिव है मानसी जी, और इनफैक्ट एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न डेली और वीकली चार्ट में बन रहा है। तो ये 2750 के नीचे होल्ड करता है तो 4-5% डाउन साइड की जगह खुल जाएगी इस काउंटर में। वीक स्ट्रक्चर है, वीकनेस कंटिन्यू रहनी चाहिए। इज ऑफ नाउ 2820 का हर्डल है, डाउन साइड में 2620 तक के टारगेट के। गिरावट है और गिरावट हावी होती हुई नजर आएगी। इस बीच निफ्टी IT इंडेक्स आपके स्क्रीन पर इस सेक्टर में आज कमजोरी, करीब 1000 अंकों की बिकवाली निफ्टी IT इंडेक्स में देखने को मिली है। वॉल्यूम बजिंग मोमेंटम ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं आनंद राठी, एंजल वन, PEL, अडानी पावर जैसे काउंटर्स में। मिड कैप स्मॉल कैप शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन एक बार ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स को देखना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में मजबूती या हरे निशान के साथ ट्रेड अब भी नजर आ रहा है, लेकिन स्मॉल कैप ऊपरी स्तर से करीब 1% करेक्ट भी होता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक मौके ढूंढने चाहिए मार्केट में। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की अगर बात करें, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की डेवलपमेंट पर ET Now स्वदेश पर एक्सक्लूसिव हमने की थी और आपको बताया था कि बजट में इस स्पेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स नजर आ सकते हैं, पूरे के पूरे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पैक के डेवलपमेंट को लेकर। आज अगर देखें IGL में शुरुआती तेजी से गेंस फ्रिजल आउट होते हुए जरूर नजर आए, लेकिन MGL में महानगर गैस लिमिटेड में तेजस जी करीब 4% की तेजी है। पिछले दिनों ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर रहे ये प्लेयर्स, आपकी राय क्या होगी? देखिए, MGL और IGL का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हमने एक भारी गिरावट देखी थी स्टॉक्स में इन द मंथ ऑफ नवंबर, एंड ऑफ नवंबर के करीबन, और उसके बाद हमने एक स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखी है। IGL का चार्ट स्ट्रक्चर बेटर है, स्टॉक 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, एक थोड़ा राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन बनानी है IGL में तो डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें 389 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर रैली करेगा तो इमीडिएट बेसिस पे 432 का रेजिस्टेंस है, और वो सरपास किया तो 450 तक भी जा सकता है। MGL का चार्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली वीक है कंपेयर टू IGL, तो मैं IGL में अवॉइड करने की सलाह दूंगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां MGL और IGL पर दो और शेयर्स चंदन जी, इंडियन होटल्स और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। ABFRL के चार्ट्स वीक नजर आ रहे हैं, क्या यहां से डाउनसाइड आपको विजिबल नजर आती है? और इंडियन होटल्स में क्या मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ वापस देखने को मिला है? देखिए, सबसे पहले आदित्य बिरला फैशन की बात करें तो स्ट्रक्चर वीक है। डेली और वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बने हैं, मल्टीपल सपोर्ट नीचे में है, बट जब तक रिवर्सल नहीं आता है तब तक इस काउंटर को टच करना थोड़ा रिस्की रहेगा। एज ऑफ नाउ मेरा मानना है कि 250 के आसपास के मेजर सपोर्ट रहेंगे, 250 के आसपास आए तो स्टेबिलिटी को ढूंढना चाहिए। इंडियन होटल की बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर था, बट पिछले लगभग 10 दिनों में अच्छी बिकवाली यहाँ पे देखने को मिली। स्टॉक कहीं ना कहीं 900 के भाव से 750 तक करेक्ट हो चुका है। इस काउंटर में डिक्लाइन पे लेना चाहिए क्योंकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। पिछले 4-5 सालों में काफी अच्छी बढ़त दी थी, और इस साल का जो डिक्लाइन है वो खरीदारी में आपको तब्दील करना चाहिए। 720 से 730 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, वापिस 800-830 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए।
फर्दर डाउनसाइड विजिबल नजर आती है और इंडियन होटल्स लॉन्ग टर्म प्ले मजबूती का ट्रेंड जारी रहेगा, इसीलिए हर गिरावट में एंट्री करने की राय यहां पर मिलती हुई। मेटल काउंटर्स तेजस जी, आज के सत्र में हम देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील में मजबूती है। क्या इस मजबूती पर भरोसा करना है? मेटल स्टॉक्स पर आपका नजरिया? देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल्स काउंटर्स में हमने काफ़ी अच्छी गिरावट देखी है, तो जो स्टॉक्स है वो काफ़ी ओवरसोल्ड में चले गए। जेएसडब्ल्यू स्टील में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, तो मेरे के हिसाब से एक हल्की सी रिलीफ रैली आ सकती है स्टॉक में। चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है, बट सिंस मार्केट्स आर ओवरसोल्ड, मेटल एज अ पैक काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो हम यहाँ से 3 से 4% की रैली देख सकते हैं मेटल स्टॉक्स में। 4% की रैली नजर आ रही है मेटल स्टॉक्स में। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस आज अच्छा एक्शन दिखा रहा है। लेकर आए अडानी ग्रीन के चार्ट्स, 8% की तेजी। चंदन जी, एनटीपीसी ग्रीन ताज़ा लिस्टिंग है, ऑफकोर्स डेटा स्ट्रक्चर कम होंगे, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन में भी आज के सत्र में हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों की, काफ़ी सेशंस की गिरावट के बाद करीब 4% का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिला है। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर आपका टेक? देखिए, एनटीपीसी ग्रीन की बात करें या फिर दूसरे रिन्यूएबल की बात करें तो पिछले लगभग आप देखो 20-22 दिनों से वीकनेस है। जरूर अब बार्गेन बाइंग हो रही है, 107 के आसपास का सपोर्ट है, तो 107 के सपोर्ट से रिकवरी प्ले कर सकते हैं 120 के क्विक स्विंग के लिए। ऑलराइट, तो एनटीपीसी ग्रीन यहाँ पर आपको रखनी है नज़र पर। इस बीच अगर मार्केट के कंस्ट्रक्ट को देखें तो जी हाँ, कुछ एक ऑटो काउंटर्स भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें से लीड करता हुआ नज़र आ रहा है टाटा मोटर्स, क्योंकि ये काउंटर हम देखें तो हाल फिलहाल जो JLR के Q4 अपडेट्स आए थे वो ठीक देखने को मिले थे। साथ ही अगर हम बात करें इनके कमेंट्री की तो वो भी पॉजिटिव निकल कर आई थी, पर एनालिस्ट लोगों को एक चिंता ये ज़रूर जता रही थी कि कंपनी की जो मार्जिन गाइडेंस है, इबिट मार्जिन गाइडेंस है JLR की, वो शायद पूरी तरीके से मीट ना कर पाए टाटा मोटर्स, और इसके चलते हमने देखा है कि पिछले क्वार्टर से लेकर इस क्वार्टर में देखें तो ऑलरेडी एक भारी करेक्शन हो चुका है। पर चंदन, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास है? क्योंकि कल के सत्र में 750 के भी स्तर टाटा मोटर्स की तरफ से आते हुए दिखे थे, वहां से एक बाउंस बैक जरूर है, पर कितना भरोसा करें इस पे? टाटा मोटर्स पे मेरे हिसाब से अब भरोसा दिखा सकते हैं, क्योंकि काफी सेल ऑफ ऊपर के लेवल से देखने को मिला था। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन की सलाह देना चाहूंगा। 740 के सपोर्ट रहेंगे 850 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। 740 के सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिए। टाटा मोटर्स पर अब भरोसा किया जा सकता है, ये राय आती हुई। आज अगर देखें तो एनर्जी बास्केट, जैसा कि मानसी भी हाईलाइट कर रही थी, वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी है, जिसमें JSW एनर्जी, ये स्टॉक काफ़ी मजबूत है। साथ ही साथ टाटा पावर जैसे स्टॉक्स को देखें तो वो भी मजबूती से ऊपर जा रहे हैं, और कुछ एक मेटल काउंटर्स में भी अच्छी तेज़ी है। देखिए, निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स में से 3 नाम जो है मेटल काउंटर के आते हुए दिखेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की चाल और मेटल काउंटर्स की चाल दोनों ही विपरीत चलते हैं। हल्की सी नरमी आई है डॉलर इंडेक्स में ऊपरी स्तरों से, और उसके लिहाज से अगर हम देखें फिलहाल तो कुछ एक मेटल काउंटर्स फिर से बाउंस बैक जरूर कर रहे हैं। तेजस, यहाँ पर क्या आपको कोई मेटल स्टॉक नजर आ रहा है या आपके रेडार पे आ रहा है? क्योंकि आज JSW स्टील, हालांकि इसके हाल फिलहाल Q3 के अपडेट्स भी अच्छे आए थे, इसके अलावा हिंडाल्को, टाटा स्टील एक बाउंस बैक दिखा रहे हैं, पर क्या पार्टिसिपेट करना है? देखिए, जैसे कि पहले मैंने बताया कि मेटल जो स्टॉक्स है वो काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो मेरे हिसाब से एक रिलीफ रैली तो बनती है। तो अगर आप मेटल सेक्टर से अगर कोई स्टॉक मुझे पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो बढ़िया स्टॉक है वो है JSW स्टील का स्टॉक। ये स्टॉक ने करीबन 880 से लेके 890 के करीबन एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे बॉटम बनाया है, तो हाँ, यहाँ से एक रिलीफ रैली आ सकती है स्टॉक में। किसी को पुल बैक रैली के लिए अगर प्ले करना है तो 880 का स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे ये स्टॉक 925 तक जा सकता है, और वो सरपास किया तो 955 तक के भी लेवल देख सकते हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है डेली चार्ट पे JSW स्टील का स्टॉक, सो एक हल्की सी रिलीफ रैली देख सकते हैं हम। किसी रिलीफ रैली की उम्मीद जरूर लगा रहे हैं मेटल काउंटर्स पर, इस पर ध्यान आप जरूर रखिए। पर आज देखिए कुछ एक टेलीकॉम काउंटर्स फिर से बस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कल की मार्केट की गिरावट में कुछ एक ऐसे सेक्टर्स को स्पॉट करना काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जो कि इस गिरते बाजार में भी अपने आप को होल्ड करने में कायम थे। उसमें से था एक टेलीकॉम सेक्टर, क्योंकि कल देखें
तो हमने देखा कि इंडस टावर्स साथ ही वोडाफोन आइडिया यहाँ पर अच्छी तेजी थी। हालांकि वो होल्ड नहीं कर पाए अपनी तेजी को, वो अलग बात थी, पर आज देखिए भारतीय एयरटेल में भी एक अच्छा उछाल है। वोडाफोन 4% की तेजी, पर इंडस टावर्स में 3% की तेजी। हाल फिलहाल एक इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो भी आया था कि इंडस टावर्स में जो वोडाफोन पीएलसी की हिस्सेदारी थी वो उन्होंने पूरी तरीके से बेच दी, और ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी था क्योंकि अभी तक एक ओवरहैंग जरूर बना हुआ था कि एक लार्ज चंक जो है बिक सकता है इंडस टावर्स में। अब वो खत्म होता हुआ नजर आया। पर एक बार चंदन आपसे समझना चाहेंगे, देखिए पूरे टेलीकॉम स्पेस के लिए टैरिफ हाइक की बातें जो है लगातार हो रही हैं, साथ ही साथ जो सब्सक्राइबर एडिशन है वो तो हम हालांकि देखते ही रहते हैं, पर टेक्निकल फ्रंट पे इंडस टावर्स पे स्पेसिफिकली आप क्या राय देंगे? इंडस टावर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब बॉटम प्रोसेस बने और डबल बॉटम जैसे प्राइस पैटर्न वीकली चार्ट में बनना चाहिए, तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 324 का सपोर्ट रहेगा, 350 तक के स्विंग के लिए तैयार रहे। 350 के स्विंग के लिए तैयार रहिए। इंडस टावर्स में डबल बॉटम जो है बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा चंदन का मानना है। तो चलिए स्टॉक को ट्रैक जरूर करेंगे, पर बेहद वॉलेटाइल काउंटर है ये, इसको भी आप ध्यान में रखें। पर अच्छी तेजी इस बीच अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक 630 अंकों की तेजी दिखा रहा है, और साथ ही साथ निफ्टी 50 को अगर हम देखें तो 100 अंकों से ज्यादा की तेजी यहां पर दिख रही है। देखिए फाइनेंशियल्स में एकदम ही विपरीत जो है मूवमेंट आता है। अगर जिस दिन आईटी चलेगा उस दिन फाइनेंशियल्स बैक सीट लेंगे। आज लगता है फाइनेंशियल्स की बारी है, इसीलिए आईटी ने अपनी बैक सीट जो है वो बरकरार रखी है। HCL टेक, TCS जैसे काउंटर्स में बिकवाली है। पर सबसे इंटरेस्टिंग जो है अभी आप ये देखेंगे कि निफ्टी बैंक ने अपने कल के हाई को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट जरूर हम आते हुए देख रहे हैं। एक बार क्विकली चंदन आपसे इंडेक्स लेवल पे राय लेना काफी इंपॉर्टेंट होगा। 48,500 निकलता हुआ दिखा है, होल्ड कर रहा है। यहाँ पर क्या होनी चाहिए रणनीति निफ्टी बैंक में? किसी ने इंट्राडे लिया हो तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले? देखिए इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने अभी कुछ दिन पहले 50,000 के मेजर सपोर्ट को तोड़ा है, और उसके बाद में 47,500 तक के डाउन साइड बन रहे थे, और ये कहीं ना कहीं 47,900 तक के स्विंग बना के टर्न हुआ है। एक बार के लिए आप बाउंस प्ले कर सकते हो। मेरा मानना है 49,000 से 4920 के बीच में बाउंस आएगा, बट ध्यान रखिए बाउंस है वो शॉर्ट लाइव भी हो सकते हैं। इसके लिए 48,500 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। तो 48,500 की ट्रेलिंग से 49,000 से 49,250 के स्विंग बन सकते हैं। निफ्टी में बात करें तो निफ्टी कंपैरेटिवली कम स्ट्रॉन्ग है देन बैंक निफ्टी, बट निफ्टी में 23,333 मेजर हर्डल का काम करेगा। ऑलराइट, तो दोनों पे ही लेवल्स जो हैं बता दिए गए हैं। कुछ एक सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में ज़रूर रखना है। हालांकि इस बीच निफ्टी बैंक में एक अच्छी लीड रैली हम देख रहे हैं। निफ्टी 50 भी थोड़ा कैचअप करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। पर इस बीच आप देखिए निफ्टी का टॉप लूज़र बनता हुआ दिख रहा है HCL टेक। हालांकि नतीजे तो इनलाइन थे, पर उस पर ब्रोकरेजेस का क्या कुछ कहना है वो समझते हैं। और नतीजे इनलाइन के बावजूद भी क्या नतीजे अनुमान के मुताबिक तो रहे, पर कुछ एक निराशा वाले जनक कौन से पॉइंट्स रहे वो समझते हैं। और अंश जुड़ चुके हैं इस पूरी डिटेल्स के साथ। अंश बताइए। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे रिजल्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया था, एबिट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिखा था, प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आया था। ओवरऑल देखिए तो रिजल्ट थोड़े बढ़ते हुए नजर आए थे। अगर एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो वो भी लार्जली इन लाइन ही थे, अगर वहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ पे रीज़न क्या है फॉल का? अब वन ऑफ द रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैनेजमेंट कॉमेंट्री है, मैनेजमेंट ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो स्मॉल डील है वो कन्वर्ट जल्दी हो जा रहे हैं, लेकिन जो लार्जर डील है वो कन्वर्ट होने में टाइम ले रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे एक लैग होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। एक और चीज़ मैनेजमेंट ने कहा है कि जो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है भले ही वो बड़ा है, लेकिन जो उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन थी उससे नीचे आया है, तो यहाँ पर भी थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम LTM एट्रिशन देखें तो 13.2% का आया है, पिछले क्वार्टर में 12.8% था, तो यहाँ पे भी एक बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसने एक और एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाया है स्टॉक पर। साथ ही साथ ब्रोकरेज की भी रिपोर्ट्स यहाँ पे आई है। नुवामा का रिपोर्ट देखें तो उन्होंने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड करके होल्ड की रेटिंग दी है। हालांकि टारगेट प्राइस 2150 का रखा है जो कि ऊपर का है, लेकिन उनकी रेटिंग नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई है। उनका कहना है कि जो ग्रोथ था वो डिसेंट था, रिटेल और टेलीकॉम वर्टिकल की वजह से हुआ था, लेकिन इसकी जो वैल्यूएशन है अगर FY26 की देखें तो 28.5 टाइम्स है, जो कि
ऑलमोस्ट अपियर से फुल की तरह ही अपियर होती है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्कोप नहीं नज़र आता है ऊपर की तरफ, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी बिकवाली हो रही है। चार्ट पे भी देखें तो काफ़ी एक अहम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 मंथ लो लेवल को छू लिया है, मंथली बेसिस में बेयरिश एंगल्फिंग बना चुका है। साथ ही साथ आज की जो बिकवाली है वो पिछले 6-8 महीने की सबसे बड़ी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, सो HCL टेक्नोलॉजीज पर ब्रोकरेजेस की राय और ये सारी की सारी डिटेल्स, अंश शुक्रिया ये सारी डिटेल्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के टेकअवेज हमें बताने के लिए। 9% की गिरावट HCL टेक्नोलॉजीज में और HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स के साथ साथ पूरे IT पैक में कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है ऑप्शंस के चैंपियन हमारे इस खास सेगमेंट का। ऑप्शंस के चैंपियन में आज हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अजीत, हैप्पी मकर संक्रांति टू यू। बताइए आज की स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? शुक्रिया और आपको सभी व्यूअर्स को हैप्पी मकर संक्रांति। और देखिए मार्केट में थोड़ा सा आज काफी ओवरसोल्ड पोजीशन की वजह से थोड़ा सा रिकवरी का टोन देखने को मिल रहा है, जिसमें बैंकिंग लीड कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज अंडर परफॉर्मेंस जिसकी वजह से आई थी, अगर वहां पे आपको थोड़ा रिस्पाइट देखने को मिलता है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनती है मार्केट में कि एक रिकवरी थोड़ी सी और आपको देखने को मिल सकती है। विद इन दी बैंकिंग पैक लार्ज कैप बैंकिंग में जैसे एक्सेस, ICICI, ये कुछ एक ऐसे नाम है जहाँ पे की स्ट्रेंथ दिख रही है, तो यहाँ रिकवरी थोड़ी सी स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ सकती है। तो उसको देखते हुए एक्सिस बैंक की करीब 1060 वाली कॉल जो करीब 26 के पास ट्रेड कर रही है, एक छोटे से स्टॉप लॉस 22 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं 35 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। ठीक है, एक्सिस बैंक की 1060 वाली कॉल खरीदनी है एट द मनी और फिलहाल 1% के आसपास की, 0.25% के आसपास की हम तेजी भी देख रहे हैं। ये कॉल आपको मिलेगी 26.5 रुपए के भाव पर और लक्ष्य होगा 35 का। स्टॉप लॉस 22 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 5312, अधिकतम नुकसान 2812, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा का ये नुकसान संभावित इसमें है इस ट्रेड में। प्रति लॉट की ये कैलकुलेशंस हैं। ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिए 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है एफ ट्रेडिंग में, और ये नुकसान इसलिए होता है क्योंकि लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपये का। तो ये आपको ध्यान में रख के ही ट्रेड करना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स आज पूरे के पूरे फ्लेवर में है। 12 के 12 शेयर फिलहाल मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और HDFC बैंक की बात करें, कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि क्या बाउंस देगा, और बाउंस उस लेवल से दिया 1650 रुपये के आसपास के भाव फिलहाल हैं HDFC बैंक के। उसके साथ साथ SBI, एक्सिस बैंक, ICICI, इनसे भी आज अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और ये बैंकिंग शेयर ही बाजार का मूड भी यहाँ से हम देख रहे हैं कि बेहतर किए हुए हैं। एक शेयर जिस पर व्यू चाहिए आपसे चंदन जी, वो है बजाज फाइनेंस का। हाल फिलहाल थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है, लेकिन इसको लेकर ब्रोकरेजेस के व्यूज अच्छे आए थे। 8,200 रुपए तक के टारगेट्स हमने देखे थे बजाज फाइनेंस को लेकर। कैसा लग रहा है आपको शेयर ये चार्ट पर सर? चंदन जी, बजाज फाइनेंस। चंदन जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, तेजस हमारे साथ ही। तेजस जी आप बताइए, बजाज फाइनेंस कैसा लग रहा है आज? शुरुआती जो इसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी दिख रही है। अभिषेक जी, मैंने ये स्टॉक आज के ओपनिंग ट्रेड में ही रिकमेंड किया था। ये स्टॉक में हमने एक ब्रेकआउट देखा था 2 जनवरी को। उसके बाद स्टॉक ने एक रैली की थी और उसके बाद लगातार 5-6 दिनों में एक मुनाफा वसूली देखी थी स्टॉक में। कल के सत्र में स्टॉक ने 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस दिया था और आज भी एक फॉलोअप बाइंग आ रही है। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। पोजिशनल सपोर्ट 7,000 का है। जब तक ब्रेक नहीं करता है आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 7,550 तक जा सकता है और वो सरपास किया तो 7,700 तक के भी लेवल बन सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए बजाज फाइनेंस में। डिप्स की रणनीति होनी चाहिए बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस के साथ साथ लगे हाथ जरा आप मणप्पुरम फाइनेंस पर भी व्यू दीजिए तेजस। हालांकि ये स्टॉक हाल फिलहाल थोड़ा ढीला रहा है, आज की तेजी पर ट्रस्ट करके कोई सौदा लेना चाहिए?
फाइनेंस की जो आज की तेजी है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने जो है पिछले 2 दिन से 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोज दिया है, और कल के सत्र में 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे भी ब्रेकडाउन दिया है। तो मेरे हिसाब से जब तक कल का हाई है जो करीबन 181 के करीबन है स्पॉट में, जब तक ये सरपास नहीं होता है, मुझे लग रहा है टाइम बिंग अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए मणप्पुरम फाइनेंस को। बैंकिंग फाइनेंशियल से एक और काउंटर जहां पर आज काफी टाइम के बाद थोड़ी सी तेजी दिख रही है। हालांकि छोटे टिकट साइज का ये शेयर है यस बैंक का। आज हम देख रहे हैं कि 2-2.5% के आसपास की मजबूती है, लेकिन लगातार ये फॉलिंग चैनल में शेयर रहा है। चंदन जी, यस बैंक गिरते गिरते 17.5 रुपए का भाव, आप अभी कितना गिरता हुआ देख रहे हैं शेयर को? देखिए, इस काउंटर को तो मैं कोई सलाह नहीं देना चाहूंगा। स्ट्रक्चर वीक है तो वीकनेस बने रहने देनी चाहिए। क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारे क्वालिटी नेम है जो करेक्ट हो चुके हैं। वहां पे यदि आप ले तो कंपैरेटिवली रिस्क भी कम रहेगा और पोटेंशियल प्रॉफिट के चांसेस भी रहेंगे। तो हालांकि पेनी काउंटर है, काफी रिटेल इस काउंटर के बारे में पूछते हैं, बट मेरा हमेशा से यही सलाह रही है, इस काउंटर को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मेजर ट्रेंड नेगेटिव है और हर छोटे मोटे जो बाउंस आते हैं वो वापस बिकवाली में तब्दील हो जाते हैं। और किसी को लेना है तो ये ध्यान रखें 17 रुपए चल रहा है, 17 रुपए मेजर 17 रुपए का रिस्क है, तो वो रिस्क के हिसाब से लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं सलाह नहीं करूंगा। क्योंकि पिछले लगभग 6 साल 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 400 से काउंटर 14-15 रुपए तक डिक्लाइन देख चुका है। करेक्ट। ठीक है, अवॉइड करते हैं, छोड़ते हैं। क्यों लेना, नहीं लेना है यस बैंक, छोड़ सकते हैं। जब आपके पास बढ़िया बैंक्स हो और अच्छे ट्रेडर्स में से निकल के आ रहे हो तो फिर यस बैंक की तरफ क्यों जाना। मैंने तो सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या यहाँ से मोह भंग कर लें, बिल्कुल निकल जाए अगर किसी के पास हो। ये सलाह आपके लिए अवॉइड की रेटिंग है चंदन जी की तरफ से। चंदन जी और तेजस जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे चंदन जी? जी देखिए, काफी स्टॉक्स और इंडाइसेस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हमने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर चुके हैं। कुछ कैपिटल मार्केट रिलेटेड है, वहाँ पे पर्सनल बायस भी हो सकते हैं। सबसे यही सलाह रहेगी कि मार्केट की वोलेटिलिटी में ध्यान से ट्रेड करें, ओवर लिवरेज पोजीशन नहीं बनाए। जो भी ट्रेड या इन्वेस्ट करते हो उसको 2-3 बार भली भांति समझ के फिर करें, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और जोखिम का मैनेज करना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जोखिम ध्यान में रखें, उसके हिसाब से ट्रेड करिए। ये सलाह भी आपके लिए डिस्क्लोजर के साथ साथ। तेजस जी, आपकी तरफ से डिस्क्लोजर? तो अभिषेक जी, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट हमने ये स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशंस। ठीक है, तेजस जी का भी ये व्यू। बाजार देखिए ऊपरी स्तरों से ना फिर से अपनी स्ट्रेंथ को गंवा रहा है और दिक्कत यही है, कन्विक्शन की कमी है, भरोसे की कमी है। 70 अंकों की तेजी रह गई। अभी हम देख रहे थे कि 125 अंकों के आसपास की तेजी थी, तो ऊपरी स्तरों से प्रेशर बन रहा है। निफ्टी बैंक हमें लग रहा था कि आज स्ट्रेंथ निफ्टी के मुकाबले ये ज्यादा बेहतर दिखाएगा, वहां पर वो तेजी दिख भी रही है। 1% ऊपर निफ्टी बैंक है और निफ्टी की जो तेजी है हार्डली 0.25% के आसपास की मजबूती है। आईटी शेयर आज ड्रैग कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले भी कुछ बड़े शेयर ब्रिटानिया एचयूएल जैसे वो भी प्रेशर बनाने का काम थोड़ा सा कर रहे हैं। देखते हैं कि कितनी तेजी टिका के रख पाता है। आशंका यही थी कि क्या ये जो गैप के साथ बाजार खुलेगा उस तेजी को बरकरार रखेगा या नहीं। फिलहाल थोड़ी सी तेजी ऊपरी स्तरों से गायब होती जरूर दिख रही है।